व्हाट्सअप ऑल द सेकेंड ईयर के एप्लीकेंट्स, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होगे। और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ यूनिट 5 का वन शॉट। और यूनिट 5 किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो वैसे तो अब आपका नेक्स्ट एग्जाम ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए था, बट अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं। तो अब आपका टफल भी होगा और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी चाहिए। 4 यूनिट्स के तो वन शॉट थे, एक बच रहा था। तो मैंने सोचा पहले यूनिट 5 का वन शॉट ही डाल दिया जाए, ताकि जो बालक मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं लाइक 1 2 3 4, उनको 5 यूनिट भी वहाँ पर मिल जाए, ताकि उनको लगे कि उनकी प्रिपरेशन अब कंप्लीट है। क्योंकि यहाँ पर मैंने यूनिट वाइज जो यूनिट्स होती हैं, इनमें मैं डिटेल में सिलेबस को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ एंड विद इन 1 to 1.5 आवर्स में कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, और आप लोगों इन्हें रेफर करोगे तो वेल एंड गुड है, और बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाने वाली है, जो जो इस सीक्वेंस में यूनिट वाइज वन शॉट को फॉलो करेगा। बाकी कंप्लीट सिलेबस वन शॉट फॉर रिवीजन आएगा, और वो तो एंड में आएगा रिवीजन पर्पस के लिए। अगर आपको डिटेल में करनी है तैयारी तो इस प्लेलिस्ट को अच्छे से रेफर करना, ठीक है। और आप लोगों के लिए और भी काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो आता जाएगा, तो बस चैनल पर बने रहिए। और इसको स्टार्ट करते हैं यूनिट को। सबसे पहले तो देखो, यूनिट का सबसे पहला टॉपिक आता है। देखो, अभी हम जो स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ेंगे ना, काफ़ी चींदी चींदी से टॉपिक है, इनमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। आपने इनको पहले से सुना हुआ है कहीं ना कहीं, इधर आप इन्हें कुआ में सुनकर आ चुके हो, मोस्टली आपने इनको कुआ में सुना होगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जो आपने थर्ड सेम में पढ़ी होगी। तो वहाँ आपने इनमें से मोस्टली टॉपिक को सुना होगा। आगे के जो टॉपिक है, जहाँ से रेड स्टार्ट होगा, वहाँ से जो है टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ से आप बिल्कुल प्रॉपर अटेंशन के साथ चीज़ों को सुनना, और इन्हें भी रेडी कर लो, क्योंकि इनसे भी 2 मार्कर क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए, राइट। चलिए, सबसे पहले आईओ डिवाइसेस क्या होती हैं? इतना तो आपको बेसिक से पता ही होगा कि आईओ डिवाइसेस क्या होती हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिन्हें कहते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। एंड ये क्या करती हैं कि कंप्यूटर को कम्युनिकेट करवाती हैं विद द आउटसाइड वर्ल्ड। लाइक आप जानते हो, आपके पास एक कीबोर्ड होता है। आप कीबोर्ड में क्या देते हो? इनपुट देते हो। एंड कीबोर्ड क्या है आपकी? एक इनपुट डिवाइस। क्या है आपकी? इनपुट डिवाइस। तो ये क्या है? ये एक हार्डवेयर ही तो है। क्या है ये? एक हार्डवेयर है ना, यू कैन टच इट। तो ये एक हार्डवेयर है जहां पर आप इनपुट देते हो बाय प्रेसिंग द कीज। एंड जब आप कीज को प्रेस कर रहे होते हो तो आपको अपनी स्क्रीन पर चीजें दिखाई दे रही होती है। तो समवेयर आप क्या हो? आप हो एक्सटर्नल वर्ल्ड। आप क्या हो? आप हो एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो आप एक्सटर्नल दुनिया के पर्सन हो, जो कि क्या कर रहा है? इंटरैक्ट कर रहा है टू योर कंप्यूटर वाया कीबोर्ड। सो कीबोर्ड इज एक्टिंग एज द इनपुट डिवाइस, राइट। एंड स्क्रीन जहां पर आप अपना आउटपुट देख रहे हो, दैट इज एक्टिंग एज द आउटपुट डिवाइस। एज सिंपल एज दैट, है ना। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो यार आप बच्चों, मतलब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये तो एक्चुअली में आप थर्ड फोर्थ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो आपको पता ही होगा कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, डिस्क कितने तरह की होती है। देखो, यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ आईओ डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस तो आपको पता है कौन सी होती है? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। आउटपुट आपको पता होंगी, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। अच्छा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है? जो दोनों टास्क परफॉर्म करे, यानी जो इनपुट लेने का काम भी करे, आउटपुट देने का भी काम करे। ऐसी कौन सी डिवाइस हो सकती है? जैसे कि आप जानते हो टच स्क्रीन, आपने देखा होगा टच स्क्रीन, लैपटॉप होते हैं टच स्क्रीन, जो चीजें होती हैं उनमें आप क्या कर रहे होते हो? उनमें इनपुट भी आप जिस प्लेस पर दे रहे होते हो, आउटपुट भी आपको तो वहीं दिख रहा होता है। दैट इज दी खासियत। तो जब आप इनपुट आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल दोगे, तो आप टच स्क्रीन दे सकते हो और आप हार्ड डिस्क दे सकते हो। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब नेक्स्ट डिवाइस को अगर हम ट्रांसफर स्पीड के बेसिस पे कैटेगराइज करें, ट्रांसफर स्पीड मतलब डेटा ट्रांसफर होने की स्पीड कह सकते हैं, अगर उसके बेसिस पे क्लासिफाई करें, तो दैट इज ह्यूमन रीडेबल डिवाइस, दैट इज मशीन रीडेबल डिवाइस, एंड देयर आर कम्युनिकेशन डिवाइस। सबसे पहले ह्यूमन रीडेबल डिवाइस, ये क्या होती है? दे आर इंटेंडेड फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन। इसलिए होती है दे आर इंटेंडेड फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन। इसमें कौन सी आ सकती है आपकी? कीबोर्ड और मॉनिटर, क्योंकि कीबोर्ड पर जो है कोई भी पर्सन आएगा वो इनपुट देगा, एंड मॉनिटर पर अपना आउटपुट ऑब्जर्व करेगा। दैट इज ह्यूमन रीडेबल डिवाइसेस। अगर हम मशीन रीडेबल कहें तो इसमें डिस्क ड्राइवर्स आएंगे या फिर सेंसर्स। ये किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है? फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। एंड आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कम्युनिकेशन नाम से पता चल रहा है, इसलिए होंगे डेटा कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। इसमें आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा, मॉडेम्स। क्या होती है फुल फॉर्म? मॉड्यूलेटर्स एंड दी डीमॉड्यूलेटर्स। तो मॉडेम्स की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। पहले मॉड्यूलेट करते हैं, देन डीमॉड्यूलेट करें। पढ़ा होगा आपने उनके बारे में। नेटवर्क कार्ड्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिवाइस की कैटेगरीज बेस्ड ऑन हाउ दे एक्सचेंज डेटा, कि वो किस तरह से डेटा एक्सचेंज करते हैं। अच्छा देखो, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने बीच बीच में क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं कि इनसे आपके क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो, ध्यान दे रहे हो? ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो जाएंगे। तो मैंने आपकी हर एक नीड का ख्याल रखते हुए ही नोट्स बनाता हूँ। आगे क्या है हमारा क्वेश्चन? डिवाइस कैटेगरीज बेस्ड ऑन हाउ दे एक्सचेंज द डेटा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक डिवाइसेस एंड कैरेक्टर डिवाइसेस। तो दोनों को देख लेते हैं। देखो, ब्लॉक डिवाइसेस, नाम देखो, इनके नाम में काम छुपा हुआ है। ब्लॉक डिवाइसेस क्या करती हैं कि ये वो डिवाइसेस होती हैं जो कि रिसीव या डेटा को सेंड करने का काम ब्लॉक्स की फॉर्म में करती हैं। किस फॉर्म में करती हैं? ब्लॉक्स में। एज सिंपल एज दैट। ब्लॉक्स मतलब लार्जर चंक्स में, लार्जर चंक्स में मतलब छोटी छोटी अमाउंट में नहीं, बड़ी बड़ी अमाउंट में डेटा को सेंड करती हैं एंड रिसीव करती हैं। तो दे आर सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, और यू कैन से दैट लार्जर चंक्स में, लार्जर चंक्स। बढ़िया। और जो आपकी इसके एग्जांपल लिख देना, आपके हार्ड डिस्क जो हो गई, आपकी पेन ड्राइव्स जो हो गई, आपके कैमराज जो हो गए, दे आर सुटेबल फॉर बल्क डेटा ट्रांसफर, बल्क डेटा ट्रांसफर।
कैरेक्टर डिवाइसेस वो होती हैं, देखो आपके नाम में काम छुपा है, जो कि जो सेंड करती हैं या रिसीव करती हैं डेटा को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करती हैं। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, या यूँ कह लो बिट बाय बिट, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या बिट बाय बिट, या बाइट, या एक बार में एक बाइट डेटा ट्रांसफर करती हैं, ऐसे आप कह सकते हो। तो आइदर 1 बाइट और 1 बिट डेटा एक टाइम पर ट्रांसफर हो रहा होता है, एंड इसका जो मेन आपको लिखोगे डेफिनेशन, वो लिखोगे कि ये डिवाइसेस वो होती हैं जो सेंड या रिसीव करती हैं डेटा को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे इसको, कीबोर्ड लिखोगे कि आप एक एक की प्रेस करते हो ना, सी एम ऐसे करके, देन आप माउस लिख दोगे, साउंड कार्ड लिख दोगे, सीरियल पैरेलल पोर्ट लिख दोगे। अब ये सब याद करने की आपको इससे जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा कैरेक्टर डिवाइस में कीबोर्ड और माउस, दो एग्जांपल याद कर लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और आपके ब्लॉक डिवाइसेस में हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा चलो, पहले मैं इसको छुपा लूं, अब जरा वीडियो को पॉज करके बताना ब्लॉक डिवाइसेस क्या होती है। वीडियो को पॉज करो, आंसर दो। दे दिया, क्या होती है, जो लार्जर चंक्स ऑफ डेटा सेंड एंड रिसीव करती है, एंड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। एग्जांपल देना, कौन सी होती है, हार्ड डिस्क। और आपकी कैरेक्टर डिवाइसेस कौन सी होती है, वीडियो पॉज करके आंसर दो। अभी पॉज करा करो वीडियो को, हो गया। कौन सी होती है, जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को ट्रांसफर करती है या रिसीव करती है। इसके एग्जांपल कौन से हो सकते हैं आपके, कीबोर्ड या माउस, राइट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि डिवाइस ड्राइवर्स। अच्छा, डिवाइस ड्राइवर्स का नाम आपने अब तक कहीं ना कहीं तो सुन लिया होगा, ये आपका 2 मार्क में मे भी पूछ लिया जाए और मे भी नहीं पूछा जाए। तो डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है, अच्छा हाँ, आपने कहीं कहीं क्या सुन लिया होगा, मैंने आपको यूनिट 1 में पढ़ाया था, मेरे को याद आ गया। याद है, यूनिट 1 में हमने पढ़ा था, क्या कर रहा था, ये कम्युनिकेशन कर रहा था किस किसके बीच में। जब आपका याद है, हमने पढ़ा था कि एक हार्डवेयर होता है और एक यूजर होता है, उनके बीच होता है ओएस, याद है, उनके बीच होता है ओएस। तो ओएस और हार्डवेयर के बीच में कौन कनेक्शन स्टैब्लिश करता था, याद है, कौन, डिवाइस ड्राइवर। ओएस और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन कौन बिठाता था, आपका डिवाइस ड्राइवर, याद है मैंने बताया था। तो यस, so they are used for establishing the communication between the hardware and the operating system and the OS। बढ़िया, ठीक है। तो इतना सा इनका काम है डिवाइस ड्राइवर का, कि दे अलाउ द ओएस टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर, एंड ये सॉफ्टवेयर की, अच्छा कोई पूछे, ये तो इनका वर्क हो गया कि करते क्या है, होते क्या है, सिंपल मॉड्यूल होते हैं, सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल होते हैं, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो अब जरा इसको हटा दूं मैं, और मुझे आंसर दो कि आपका जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो होते क्या है, पहले इसका आंसर दो। कर लिया पॉज वीडियो, क्या होते हैं, दे आर मॉड्यूल। कैसे मॉड्यूल, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। कहाँ पर इंस्टॉल होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में। करते क्या है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन दी हार्डवेयर एंड दी ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, तो डिवाइस ड्राइवर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट, डिवाइस कंट्रोलर क्या होते हैं, ये हार्डवेयर इंटरफेस होते हैं। क्या होते हैं, हार्डवेयर इंटरफेस। इंटरफेस आपको पता है, एट कोई भी एक सरफेस जिस पर काम हो रहा होता है, राइट। मैंने आपको बहुत ही सिंपल रॉ फॉर्मेट पे इसका डेफिनेशन बताई है। तो यहाँ पर अगर आपको डिवाइस कंट्रोलर एक्सप्लेन करना हो, तो इट इज दी हार्डवेयर इंटरफेस। और इंटरफेस किसके बीच में, इंटरफेस किसके बीच में, बिटवीन द डिवाइस एंड द डिवाइस ड्राइवर। जो भी आपने डिवाइस ड्राइवर पढ़े और जो आपकी डिवाइस है, उनके बीच का जो इंटरफेस है, दैट इज द डिवाइस कंट्रोलर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कनेक्शन फ्लो। अच्छा, यहाँ पे कनेक्शन फ्लो एक्सप्लेन करा है पूरा, कि जैसे यहाँ पर सीपीयू है, देन यहाँ पर बस है। देखो, जो सीपीयू है वो कुछ डेटा ट्रांसफर करता है, बस उसको कैरी करती है, देन सेंड टू द डिवाइस कंट्रोलर, एंड देयर आर आईओ डिवाइसेस एंड दे ट्रांसमिट द डेटा थ्रू द डिवाइस ड्राइवर्स। तो वंस द डेटा इज सेंट, द डेटा इज नाउ एट द रिसीविंग एंड। तो जो आपका पूरा फ्लो होता है वो रिवर्स फॉर्मेट में चल रहा होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हम इसके कंप्लीट फ्लो को समझें, तो आपका सीपीयू जो होता है, उसको किसी भी लेट से आईओ डिवाइस से डेटा को सेंड करना है, या फिर भेजना है, मतलब, या फिर रिसीव करना है। तो आइदर डेटा को सेंड करना है, डेटा को रिसीव करना है। तो सीपीयू क्या करेगा, कमांड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो सीपीयू डायरेक्टली डिवाइस से बात नहीं करता, उसके लिए क्या होती है, बसेस होती हैं। आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा कि आपकी सिस्टम बस होती है, जिसके अंदर आपकी 3 बसेस आती हैं, डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। तो इन तीनों बसेस जो है इसके अंदर आती हैं, एंड ये जो बस होता है, यही क्या करता है, यही जो है आपके डेटा को लेकर जाता है। तो आपका सीपीयू डायरेक्टली बात नहीं करता, वो क्या करता है, वो बस का इस्तेमाल करता है फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, ठीक है। अब बीच में आपने देख रखा होगा, बीच में है डिवाइस कंट्रोलर। ये क्या करता है, बेसिकली डिवाइस कंट्रोल मैंने आपको बताया, एक हार्डवेयर चिप होती है या फिर इंटरफेस होता है, जो आईओ डिवाइस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये कंट्रोलर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए लो लेवल कंट्रोल सिग्नल्स को सेंड करता है, ठीक है। जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क वगैरह मैंने बताया था। उसके बाद आपकी आईओ डिवाइसेस आती हैं, जो आपकी एक्चुअल डिवाइस होती हैं, जो कि कंट्रोलर की सिग्नल्स आने पर क्या करती हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म करती हैं। एंड देन आपके डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं, जो आपके क्या करते थे, ओएस को हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कराने में हेल्प करते थे, राइट। तो अगर मैं आपको एक कंप्लीट फ्लो बताऊं, तो सीपीयू रिक्वेस्ट सेंड करता है किसके थ्रू, बस के थ्रू, एंड किसके पास भेजता है, टू डिवाइस कंट्रोलर, जो क्या करता है, आईओ डिवाइसेस को मैनेज कर रहा होता है, किसकी हेल्प से, डिवाइस ड्राइवर की हेल्प से, एज सिंपल एज दैट। ये था पूरा कंप्लीट फ्लो जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये फ्लो समझ में आ गया होगा। वैसे इतना ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की बात थी नहीं, बट मैंने कर दी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं सिंक्रोनस डिवाइस और एसिंक्रोनस। अब आपको सिंक्रोनस का मतलब पता है क्या होता है, सिंक्रोनस का मतलब होता है एक के बाद एक, लाइक एक चीज जो है वो बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है। अगर आप मेरे साथ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो, तब तक आप सिंक्रोनस वर्ड को बहुत ढंग से समझ चुके होंगे, ठीक है। कि सिंक्रोनस होता क्या है, सिंक्रोनस मतलब जैसे अगर एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो ये टास्क जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक नेक्स्ट टास्क जो है लाइन में, वो आएगा नहीं।
ठीक है? तो मतलब जब ये आपका मान लो टास्क 1 है और ये आपका टास्क 2 है, तो जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन ओनली टास्क 2 विल कम टू गेट एग्जीक्यूटेड। दिस इज कॉल्ड द सिंक्रोनस। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंक्रोनस आईओ ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। एवरीथिंग इज सिंक्रोनाइज्ड, सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड वे में चल रहा है। तो यहाँ पर होता है क्या, जो आपका सीपीयू है वो क्या करता है, वो वेट करता है कि आपका जो टास्क 1 है वो जिस भी आईओ ऑपरेशन की वजह से एग्जीक्यूट होने के लिए रुका हुआ है वो पहले कंप्लीट हो जाए, यानी आपका टास्क 1 पहले फिनिश हो जाए। देन ओनली द नेक्स्ट टास्क विल कम फॉर एग्जीक्यूशन। दैट इज द ब्यूटी ऑफ सिंक्रोनस आईओ। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, आपका सीपीयू जब तक एक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता या एक आईओ ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक नेक्स्ट टास्क को नहीं करता एग्जीक्यूट। ठीक है? दिस इज दी सिंक्रोनस थिंग जो मैंने आपको बताई। तो सीपीयू वेट करता है आईओ ऑपरेशन को फिनिश होने के लिए, एंड एग्जीक्यूशन पॉज होती है जब तक कि आपका इनपुट आउटपुट कंप्लीट ना हो जाए, यानी कि आपके आईओ ऑपरेशन कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है? जैसे अगर आपको रीड करना है फ्रॉम अ कीबोर्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो इट कॉजेज द सीपीयू टू हॉल्ट। तो जब तक आपका प्रॉपर काम कंप्लीट नहीं होता तब तक की सीपीयू जो है आपका रुका रहेगा। तो दैट इज दी सिंक्रोनस। अगर एसिंक्रोनस की बात करें तो क्या होता है कि सीपीयू को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? सीपीयू को फर्क नहीं पड़ता, वो कंटिन्यू करता रहता है एग्जीक्यूशन को। जब आपके जो आईओ डिवाइसेस के जो काम चल रहे थे, आपके जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चल रहे थे, ये तो चलते रहेंगे बैकग्राउंड में, और सीपीयू भी अपना काम करता रहेगा। वो वेट नहीं करेगा कि आपके आईओ ऑपरेशन कंप्लीट हो। दोनों काम क्या होंगे, दोनों काम पैरेलली चल रहे होंगे, बैकग्राउंड में पैरेलली चल रहे होंगे। तो यहाँ पर सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ता। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सिंक्रोनस बेनिफिशियल है या फिर एसिंक्रोनस, कौन इनमें से ज्यादा फायदेमंद है? ऑब्वियसली पहले वीडियो को पॉज करके आंसर दो। पहले दे दिया कौन सा होता है, एसिंक्रोनस। क्यों? एसिंक्रोनस में सीपीयू का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। आप देख रहे हो सीपीयू का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, वो अपना काम पैरेलल फॉर्मेट में करते जा रहा है। उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि आपका आईओ ऑपरेशन कंप्लीट हुआ या फिर नहीं। जबकि सिंक्रोनस में वो वेट करता रहेगा, तो उससे क्या होगा, सीपीयू का काफी सारा टाइम वेस्ट होगा, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कौन सा बेटर है, एसिंक्रोनस। तो आई होप आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आता है आपके पोलिंग एंड इंटरप्ट। अब देखो पोलिंग क्या होता है। पोलिंग पोलिंग होता है आपका जहां पर सीपीयू जो है वो कंटिन्यूअसली चेक करता रहता है कि जो आपका आईओ डिवाइस है वो रेडी है कि नहीं है, वो रेडी है कि नहीं है। मतलब वो बार बार, इसको ऐसे समझ लो कि जैसे आप लोग जब एनुअल फंक्शन होता था आपके स्कूल का, याद है एनुअल फंक्शन में होते थे ना, तो वहाँ पर बच्चे पीछे खड़े रहते थे, स्टेज के बैक साइड पे खड़े रहते थे बच्चे। तो उनसे बार बार टीचर पूछती रहती थी, बच्चों बिल्कुल सब रेडी हो कि नहीं रेडी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारे स्टेप समझ लिए अच्छे से, एक एक स्टेप आता है सबको। तो बच्चे जो है बताते रहते हैं कि हाँ मैम मुझे आता है। मैम सबसे बार बार क्या लेती है, कंफर्मेशन लेती रहती है कि आपको भी आता है, आपको भी आता है, आपको भी आता है, भेज दो स्टेज पे, भेज दो स्टेज पे। तो एक कंटिन्यूअस फॉर्मेट में क्या हो रहा होता है, आपका चेक करा जाता है कि आप रेडी हो कि नहीं हो। तो इन द सेम मैनर सीपीयू जो है वो कंटिन्यूअसली जो है चेक करता है कि जो आपकी आईओ डिवाइसेस हैं, ये हो गए आपके बच्चे जो बैक स्टेज पे खड़े हुए हैं फॉर परफॉर्मेंस, एंड सीपीयू हो गई मैडम जो बार बार पूछे जा रही है कि इन बालकों से कि तुम रेडी हो कि नहीं फॉर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, रेडीनेस के लिए। ठीक है? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिंग। ठीक है? तो सीपीयू कीप्स चेकिंग। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपको पता है कि सीपीयू की साइकिल्स वेस्ट हो रही है। क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। बार बार चेक करने का क्या सेंस बनता है, भाई एक बार चेक करो, भेज दो। तो यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी सीपीयू की साइकिल्स वेस्ट हो रही है। तो समवेयर और दी अदर वे अराउंड आपका पोलिंग क्या है, इनएफिशिएंट मेथड है। क्या है, इनएफिशिएंट। अगर मैं इंटरप्ट की बात करूँ तो यहाँ क्या होता है कि जो आपकी आईओ डिवाइसेस है, मान लो आपकी आईओ डिवाइसेस है, वो जब रेडी हो जाती हैं तो वो खुद ही क्या भेज देती है, वो भेज देती है एक इंटरप्ट सिग्नल। क्या भेज देती है, इंटरप्ट सिग्नल। ये भी आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा। क्या भेज देती है, इंटरप्ट सिग्नल भेज देती है। और इस इंटरप्ट सिग्नल से सीपीयू को पता चल जाता है कि जो आपकी डिवाइसेस है वो क्या है, दे आर रेडी, दे आर रेडी। तो एक ही बार क्या हुआ, अपने आप ही जो आपकी आईओ डिवाइसेस है उन्होंने इंटरप्ट सिग्नल भेज दिया सीपीयू के पास, और सीपीयू को पता चल गया कि ये डिवाइसेस क्या है, आपकी रेडी है। तो यहाँ पर आपका जो है एफिशिएंट यूज हो रहा है सीपीयू के टाइम का, उसको बार बार जाके वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है ये पूछने के लिए कि भाई तुम रेडी हो कि नहीं रेडी हो। तो यहाँ पे इसको ऐसे समझ लो कि बच्चे खुद ही रेडी होकर बता रहे मैडम को, मैम हम रेडी है। ठीक है? और वो जाके आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है? तो पोलिंग में रिपीटेडली चेकिंग होती है, जबकि इंटरप्ट में डिवाइस खुद ही नोटिफाई कर देता है सीपीयू को व्हेन नीडेड। अब आते हैं 3 वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड आईओ डिवाइसेस। अब हम पढ़ेंगे कि 3 तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के बिटवीन द सीपीयू एंड द आईओ डिवाइस, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है? अब इसमें स्टार्ट करते हैं विद दी फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी आपकी स्पेशल आईओ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। तो स्पेशल आईओ इंस्ट्रक्शंस मतलब जो आपका सीपीयू होता है ना, इस सीपीयू के पास कुछ स्पेशल मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस यानी वो इंस्ट्रक्शंस जिनको मशीन आइडेंटिफाई कर सके, समझ सके। जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा है तो उसमें पढ़ाई है ऑब्वियसली थर्ड सेम में, तो आप उसमें कुछ कमांड्स लिखते थे, याद है क्या? आप लिखते थे ऐड, और फिर आप लिखते थे R1, और फिर आप लिखते थे R2, याद है? इस तरह के कुछ कमांड लिखते थे। और आप लिखते थे मूव, इसमें आप मूव करते थे। इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट का लिखते थे। तो ये सारे मशीन लेवल कमांड होते हैं या मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं सीपीयू के पास, किस लिए? टू परफॉर्म दी आईओ ऑपरेशंस या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इनकी कुछ खास बात ये है कि ये हार्ड कोडेड होते हैं, मतलब इनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते या फिर आप डिलीट नहीं कर सकते, तो दे आर हार्ड कोडेड। ठीक है? एक एक पॉइंट को समझते चला करो। एंड इनका इस्तेमाल किस लिए होता है, जो हम पढ़ रहे हैं किस लिए होता है, कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि सेंड करने के लिए डेटा को या फिर डेटा को रिसीव करने के लिए, फ्रॉम एन आउटपुट डिवाइस टू एन आउटपुट डिवाइस। दैट इज दी कंप्लीट थिंग अबाउट दी स्पेशल आईओ इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि इनका इस्तेमाल होता है फॉर दी इनपुट, लाइक टेकिंग इनपुट, एंड आउट फॉर दी
producing output. So for like taking the data or receiving the data, there is in, and for producing the data or sending the data, there is out. So there are two instructions like these for to interact with the system. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पेशल आईओ इंस्ट्रक्शंस. एग्जांपल में जैसे आप लिखते हो आउटपुट एक्यूमुलेटर विच सेंड्स द डेटा फ्रॉम सीपीयू टू द आईओ डिवाइस एट एनी गिवन पोर्ट. एक्यूमुलेटर क्या होते हैं? आपके रजिस्टर्स होते हैं एक तरह के, जो कि कहाँ होते हैं? सीपीयू के अंदर. तो रजिस्टर्स क्या होते थे? आपकी काफी आपकी जो है रजिस्टर्स होते थे आपकी स्मॉल मेमोरी, जिसे आप टेम्पररी और टेम्परेरी होते हैं. लाइक आपको कुछ टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करना है तो आप इनमें स्टोर कर सकते हो. तो आउटपुट एक्यूमुलेटर मतलब दिस विल सेंड द डेटा फ्रॉम सीपीयू टू द आईओ डिवाइस एट एनी गिवन पोर्ट. ठीक है, और इन एक्यूमुलेटर लिखा है तो इसका मतलब, और यहाँ पर पोर्ट दिया है, देन दैट इज रिसीविंग द डेटा फ्रॉम एन आईओ डिवाइस. ठीक है, तो इन द एक्यूमुलेटर यू आर रिसीविंग द डेटा. एंड व्हाट आर एक्यूमुलेटर? दे आर लाइक रजिस्टर्स. ठीक है, एक फॉर्म ऑफ मेमोरी जो कि कम डेटा स्टोर करते हैं, बट क्योंकि टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं तो हमारा काम चल जाता है. ठीक है, एंड सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो ये हो गया आपका स्पेशल आईओ इंस्ट्रक्शंस. नेक्स्ट आता है आपके मेमोरी मैप्ड आईओ. अब मेमोरी मैप्ड आईओ क्या होते हैं कि यहाँ पर आईओ डिवाइसेस को ऐसे ट्रीट किया जाता है दैट दे आर मेमोरी लोकेशंस. या आप यूं कह लो कि जैसे आपके आईओ डिवाइसेस है, उनको हमने कोई एड्रेस दे दिया, उनको कोई एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, एंड विद दैट एड्रेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर आईओ डिवाइसेस कहाँ हैं और उससे कैसे कम्युनिकेट करना है. बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये होता है इसमें कि जैसे इसमें आपके कुछ मेमोरी एड्रेसेस होते हैं स्पेसिफिकली आईओ डिवाइसेस के लिए जो रिजर्व किए जाते हैं. तो जो सीपीयू होता है वो इन डिवाइसेस को क्या करता है? एकदम मेमोरी के जैसे ट्रीट करता है कि हमारी मेमोरी का ही पार्ट है. ठीक है, अब मतलब अगर मैं इसका मतलब समझाऊं तो सीपीयू के कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है. ये बस क्या करेगा? नॉर्मल जो आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, जैसे आपका लोड होता है और स्टोर होता है, पढ़ा है आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कि आपके इंस्ट्रक्शन होते थे लोड करना और स्टोर करना. तो वो जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन होते थे उनका ही इस्तेमाल कर सकता है, यूज कर सकता है, जैसे कि वो रैम के लिए करता है, यानी कि मेमोरी के लिए करता है. तो यहाँ पर जो आपकी स्पेशल इंस्ट्रक्शन अभी हमने पढ़े, जैसे कि मूव, ऐड, सबट्रैक्ट, ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, इनका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. हम जो नॉर्मल मेमोरी के लिए इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं फॉर रैम वगैरह, यानी कि लोड स्टोर, उस तरह के इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी मेमोरी मैप्ड आईओ. तो मेमोरी मैप देखो नाम में काम छुपा है दैट वी आर मैपिंग दी मेमोरी एक तरह से. तो आप लोग क्या कर रहे हो? यू आर अज्यूमिंग दी आईओ डिवाइसेस एज दी मेमोरी लोकेशंस. तो आपको कोई स्पेशल कमांड की जरूरत नहीं पड़ी है. आप अपना जो नॉर्मल कमांड होते हैं आपके लोड और स्टोर, उनका इस्तेमाल कर सकते हो, लोड का या फिर स्टोर का. ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेमोरी मैप्ड आईओ. यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिख रखा है कि एडवांटेजेस क्या है मेमोरी मैप्ड आईओ के, जरा बताना क्या हो सकते हैं. पहला तो ये कि यहाँ पर सिंपलर सीपीयू इंस्ट्रक्शन सेट की जरूरत है, कोई सेपरेट आईओ इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है. तो ये इसका एडवांटेज हो जाएगा. और अगर आप डिसएडवांटेज की बात करो तो इससे क्या रिड्यूस हो रही है? अवेलेबल मेमोरी एड्रेस स्पेस रिड्यूस हो रही है फॉर एक्चुअल डेटा के लिए. तो ये हो गया इसका एडवांटेज और ये हो गया इसका डिसएडवांटेज. तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी. आगे चलते हैं. आपका है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए. अब ये टॉपिक तो यार आपने इस गोवा में सीधे सीधे पढ़ा होगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए. और अगर मैं आपको बता दूं तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो टॉपिक है ये आपका पीवाईक्यू है, ये आपका पूछा जा चुका है. आपका ना 7 मार्क्स में आया था, पोलिंग बता दो, बफरिंग बता दो और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बता दो. मतलब 3 पार्ट आए थे और 7 नंबर में पूछा था. तो ये आपका पीवाईक्यू है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. तो यहाँ पर क्या होता था याद है आपको? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या होता था कि जो आपकी सीपीयू की इंटरवेंशन होती थी उसको हम रिड्यूस करते थे. तो आपका जो सीपीयू है उसका इंटरवेंशन हम कम करते थे. कैसे? जो आपका कम्युनिकेशन होता था बिटवीन दी पेरिफेरल डिवाइसेस एंड दी एक्चुअल मेमोरी, उसके बीच में कौन आता था? हमेशा सीपीयू आता था. कौन आता था? सीपीयू. तो उस सीपीयू को हम क्या कर रहे थे? उस सीपीयू को हम एलिमिनेट कर रहे थे, उसकी इंटरवेंशन को हटा रहे थे इन दी केस ऑफ डीएमए. एंड डीएमए में हो क्या रहा होता कि आपके पास एक डीएमए कंट्रोलर होता था जो कि डेटा ट्रांसफर को मैनेज करने का काम करता था. तो सीपीयू की जरूरत सिर्फ स्टार्टिंग में पड़ रही थी फॉर द इनिशियलाइजेशन. आफ्टर देन डीएमए जो था आपका, जैसे आपका सीपीयू स्टार्टिंग में आता था, आफ्टर देन जो डीएमए है ये क्या करता था? इट टेक्स द कंट्रोल ओवर दी सीपीयू एंड आफ्टर देन इट मैनेजेस ऑल द टास्क एंड एवरीथिंग. तो आपका जो एक कम्युनिकेशन होता था, तो उस कम्युनिकेशन में पेरिफेरल से मेमोरी के बीच डेटा को सेंड या रिसीव करते थे. पेरिफेरल यानी आपकी आईओ डिवाइसेस. ठीक है ना, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि आईओ. तो उनके बीच जब आपका डेटा सेंड या रिसीव होता था तो उसके बीच सीपीयू आता था. एवरी टाइम आपको डेटा सेंड या रिसीव करना है. बट अब इस आफ्टर डीएमए क्या हो रहा है कि आपको सीपीयू जो है उसको बस इनिशियलाइजेशन करना है. आफ्टर देन जो आपका डीएमए कंट्रोलर है इट टेक्स द कॉल एंड इट मैनेजेस द डेटा ट्रांसफर. सो नाउ देयर इज अ डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर बिटवीन द पेरिफेरल्स एंड द what and the memory. That's why we are calling it as direct memory access because you are accessing the memory directly. I hope इतना क्लियर हो गया होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ेंगे कर्नल आईओ सबसिस्टम्स और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कर्नल आईओ सबसिस्टम्स के बारे में काफी चीजें देखेंगे. अब कर्नल आईओ सबसिस्टम को पढ़ने से पहले आपको कर्नल पता होना चाहिए. और जिसने भी मुझसे यूनिट 1 पढ़ी है वन शॉट, उसको पता होगा कर्नल क्या होता है. इट इज द कोर पार्ट और इट इज द सोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ये कोर पार्ट होता है एंड ये बहुत सारे जो है टास्क में जो है अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है. बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आपके जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि जो आपके आईओ ऑपरेशंस होते हैं,
उनमें उनको मैनेज करने में, उनकी हैंडलिंग में काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उनको मैनेज करने के लिए काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो भी हम एक-एक करके देखेंगे। टोटल मैंने 6 लिख रखी हैं एंड ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर एक पता होनी चाहिए। जिसमें कि पहला आता है शेड्यूलिंग ऑफ आईओ रिक्वेस्ट। अब देखो नाम में काम छुपा हुआ है। आपकी बहुत सारी, मान लो एक टाइम पे बहुत सारी आईओ रिक्वेस्ट आ रही है, यानी कि इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ रही है। अब कौन सी रिक्वेस्ट को पहले एक्सेप्ट करना है, ये कौन डिसाइड करता है? कौन सी रिक्वेस्ट को पहले एग्जीक्यूट करना है, इट इज डिसाइडेड बाय द कर्नल। तो इससे क्या होती है, इससे आपकी जो है फेयरनेस इंश्योर्ड होती है एंड यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी इंश्योर्ड होती है और वेटिंग टाइम को देखते हुए शेड्यूलिंग होती है। किन किन चीज़ों को देखते हुए होती है आपकी? प्रायोरिटी, फेयरनेस और वेटिंग टाइम। जैसे अगर कोई आपका आईओ ऑपरेशन है, उसको उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, मतलब उसको हमें पहले एग्जीक्यूट करवाना है, तो पहले एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कोई कोई भी हाई प्रायोरिटी टास्क नहीं है और लाइक हमारे पास सारे एक ही स्तर पे हैं, सारे आपके जितने रिक्वेस्ट हैं, तो सबको कैसे फेयरनेस वे में आप लोगों को क्या करोगे, एक-एक करके एग्जीक्यूट करते जाओगे। तो यहाँ पर फेयरनेस इंश्योर करेंगे और वेटिंग टाइम भी देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कब से वेट कर रही है और वो उसके बाद में जो रिक्वेस्ट आई है वही पहले एग्जीक्यूट होती जा रही है एंड वो कब से वेट कर रही है। तो इन तीनों कंडीशंस को देखते हुए आपकी प्रायोरिटी, फेयरनेस एंड वेटिंग टाइम, तीनों कंडीशंस को देखते हुए आपका जो है एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। तो क्या-क्या बताया मैंने? प्रायोरिटी किसको? प्रायोरिटी को, आपका वेटिंग को देखते हुए कि कोई ऐसा तो नहीं है बहुत देर से वेट कर रहा है, और आपका फेयरनेस। अगर आपके पास कोई हाई प्रायोरिटी टास्क वगैरह जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फेयरनेस इंश्योर की जाएगी, एक के बाद क्या करा जाएगा, एक आईओ रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट था शेड्यूलिंग ऑफ आईओ रिक्वेस्ट की कौन सी रिक्वेस्ट पहले एग्जीक्यूट होनी है, इसको डिसाइड कौन करेगा? तो दैट इज डिसाइडेड बाय द कोर पार्ट, दैट इज द कर्नल। ठीक है, दैट इज द कर्नल। तो वही मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास मल्टीपल आईओ रिक्वेस्ट हैं, तो सिलेक्शन करना कि कौन पहले एग्जीक्यूट होगा, दैट इज डन बाय द कर्नल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट पर, बफरिंग। नेक्स्ट क्या आपका? बफरिंग। अब ये आपका पीवाईक्यू है, ध्यान रखना। मैंने अभी आपको बताया था ना 7 नंबर में आए थे 3 टॉपिक, एक पोलिंग आया था, एक डीएमए आया था और एक बफरिंग आया था। तो बफरिंग भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो बफरिंग को आप कैसे समझ सकते हो कि जैसे आप लोग यूट्यूब वीडियो देख रहे हो ना, तो नेटवर्क थोड़ा स्लो है मान लो, लेकिन वीडियो स्मूथली चल रहा है। कैसे? ये होता है बफरिंग की वजह से। ठीक है, आपका नेटवर्क स्लो है बट स्टिल आपका वीडियो चल रहा है, तो ये बफरिंग की वजह से होता है। बफर एक मेमोरी एरिया होता है जहाँ डेटा क्या होता है आपका टेम्परेरी स्टोर होता है एंड जब तक वो प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं हो जाता, आपका डेटा जो होता है वहाँ पर वो स्टोर होकर रखता है। तो आपको मैंने बता रखा है बहुत बार, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, कि बफर एक स्टोरेज होती है, एक स्टोरेज होती है जहाँ पर आपका स्टोरेज एरिया, मेमोरी एरिया होता है जहाँ पर आप स्टोर करते हो चीज़ों को। तो आपका जो है बफर जो है मेमोरी एरिया, वहाँ पर आपका डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है एंड कब तक स्टोर होता है? जब तक कि वो प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो आपका जो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है इसे हम बफरिंग कहते हैं एंड ड्यू टू दिस बफरिंग भी आप क्या कर पाते हो, अपनी वीडियो को स्मूथली आप देख पाते हो, बिकॉज देयर इज टेम्परेरी स्टोरेज प्रेजेंट ओवर देयर एंड दैट इज कॉल्ड दी बफर। तो इट इज लाइक दैट। ठीक है, तो आपको बफरिंग का कॉन्सेप्ट आई गेस क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको बफरिंग लिखने के लिए आती है, तो आपको बताना है कि बफरिंग में जो है, जो आपका वो होता है कर्नल होता है, वो मेंटेन करता है मेमोरी एरिया जिसको हम कहते हैं बफर एंड ये आपकी टेम्परेरी स्टोरेज होती है। इसको कौन मेंटेन करता है? आपका कर्नल मेंटेन करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, जब तक कि ट्रांसफर नहीं हो जाता बिटवीन द डिवाइसेस एंड द एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इट हेल्प्स ओवरकम द स्पीड मिसमैच बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। यानी जो आपका प्रॉब्लम आती है नेटवर्क की वजह से इधर उधर होता है वीडियो, वो स्पीड मिसमैच को भी ओवरकम करता है। क्यों? क्योंकि इंश्योर करता है कि जो आपका डेटा है वो भेजने से पहले एक स्टोरेज में स्टोर्ड है एंड ऐसा ना हो कि आपका बहुत सारा डेटा एक बार में ट्रांसफर हो जाए। देयर इज अ कंडीशन। तो इट हेल्प्स इन दी ओवरकम ऑफ द स्पीड मिसमैच। तो मैंने आपको बता दिया, जैसे यूट्यूब वाला यहाँ पे एग्जांपल दिया ही है कि आपकी व्हाइट एंड रेड प्रोग्रेस बार्स जो है वो शो करती है बफरिंग को। जो व्हाइट होती है वो शो करती है कि बफर्ड एंड रेड शो करती है प्लेड। अगर आपकी व्हाइट वाली जो बार है वो है, उसका मतलब आपकी बफरिंग है, बफरिंग, और रेड मतलब आपका जो है वीडियो प्ले हो गया है। तो कर्नल क्या करता है? बफर का इस्तेमाल करता है, यानी कि स्टोरेज का इस्तेमाल करता है स्पीड डिफरेंसेस को हैंडल करने के लिए। तो बफरिंग में ये सारी कहानी जो मैंने आपको बताई वो सब आप लिखकर आ जाना। नेक्स्ट आता है कैशिंग। अब आपको कैशिंग पता होना। अब मेरी बात सुनो, कैशे मेमोरी आपको पता है कि जो आपकी कैशे मेमोरी होती है, यहाँ पर जो आपकी एक्सेसिंग होती है वो बहुत फास्टर होती है, इसलिए हम कैशे मेमोरी को क्या कहते हैं? एक फास्टर फॉर्म ऑफ मेमोरी। तो कैशे मेमोरी में जो एक्सेसिंग होती है, मतलब उसको एक्सेस कर पाना बहुत फास्टर होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका कर्नल है वो क्या करता है, वो आप जैसे आपको कोई डेटा है, आपको डेटा बार बार चाहिए, तो उस डेटा की क्या करता है कर्नल? कॉपी बना लेता है और उस कॉपी बनाकर उसे कहाँ पर स्टोर कर देता है? कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है, ताकि वेन एवर यू नीड दैट पर्टिकुलर डेटा, यू कैन इजिली एक्सेस दैट पर्टिकुलर डेटा फ्रॉम द कैशे मेमोरी। ठीक है, तो एक फास्टर फॉर्म ऑफ मेमोरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सेसिंग फास्टर होती है। तो आई होप आपको कर्नल का रोल समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या था। ये क्या करता है? कॉपी क्रिएट करता है एंड वहाँ पर अवेलेबल करवा देता है, सो दैट एक्सेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टर। अब नेक्स्ट हम एक टर्म को समझते हैं जिसका नाम होता है स्पूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट टर्म स्पूलिंग। तो मे बी आपका 2 नंबर में पूछ लिया जाए, तो आपको स्पूलिंग का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो स्पूलिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ मल्टीपल जॉब्स या यूँ कह लो मल्टीपल टास्क टेम्परेरी बफर में स्टोर होती हैं और क्यू के हिसाब से एक-एक करके डिवाइस को भेजी जाती हैं। आई रिपीट, क्या होता है स्पूलिंग का मतलब? कि जैसे मल्टीपल जॉब्स या टास्क हैं, उनको टेम्परेरी आप बफर में स्टोर करते हो एंड क्यू के हिसाब से, क्यू मतलब लाइन, सीक्वेंस, सीक्वेंस के हिसाब से एक-एक करके डिवाइस को भेजी जाती है। मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व।
याद है हमने पढ़ा था क्यों आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा होगा कि जो सबसे पहले आता है लाइन में वो सबसे पहले निकलता है, ठीक है? फिर जो नेक्स्ट आया फिर वो गया बाहर, फिर जो थर्ड पे आया फिर वो जाएगा। तो मतलब जो सबसे स्टार्टिंग में आया है वही सबसे पहले निकलेगा ना क्यू में, ऐसे ही होता है ना? तो इसी रूल को फॉलो करता है आपका इन द स्पूलिंग कॉन्सेप्ट कि आपका स्पूलिंग में क्यू फॉर्मेट में जो है चीज़ें जो है एक-एक करके डिवाइस से भेजी जाती हैं, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं जो फर्स्ट इन हुआ था वही फर्स्ट आउट आएगा, वही जो फर्स्ट इन हुआ था वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो स्पूलिंग का सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था कि टेम्परेरी आपके बफर में जो है जॉब स्टोर्ड है एंड वो क्यू के हिसाब से एक-एक करके बाहर निकलेंगी। दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पूलिंग। अब लिखने के लिए आएगा तो आप लिख देना, ठीक है? बस आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर हम क्यू वाइज चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिवाइस रिजर्वेशन। अच्छा, ये काम भी कौन करता है? कर्नल ही करता है। ध्यान रखना, पढ़ क्या रहे हैं मत भूल जाना। हम यहाँ पर डिफाइन द टर्म्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम कर्नल की जो है क्या-क्या आपके कर्नल किन-किन कामों को परफॉर्म करता है, कौन-कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो वन ऑफ द सर्विसेज इज कूलिंग। नेक्स्ट आता है डिवाइस का रिजर्वेशन। डिवाइस रिजर्वेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कर्नल। तो यहाँ पर क्या होता है? डिवाइस रिजर्वेशन का मतलब क्या होगा? रिजर्वेशन का मतलब क्या होगा? टू बी वेरी स्पेसिफिक, आप ट्रेन की रिजर्वेशन करवाते हो ना कि आपकी सीट फिक्स हो गई, मतलब दैट एक टाइम के लिए एक ही यूजर फिक्स्ड हो। तो यहाँ पर क्या होगा? कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो जैसे आपका मान लो कोई कन्फ्लिक्ट होता है या आपका डेटा करप्ट भी हो सकता है ना? आपका हो सकता है ना? तो इसलिए कर्नल डिवाइस रिजर्वेशन करता है। क्या करता है? रिजर्वेशन करता है, जिसमें कि एक डिवाइस के एक वक्त पर सिर्फ एक प्रोसेस के लिए रिजर्व होता है। यानी कि जो आपका एक डिवाइस है, एक वक्त पर सिर्फ एक प्रोसेस के लिए रिजर्व हो सकता है, मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए नहीं। तो एक टाइम पर सिर्फ एक ही जो है प्रोसेस आपकी अवेलेबल हो सकती है फॉर एग्जीक्यूशन, मल्टीपल नहीं, ठीक है? तो स्कैनर को जैसे एक प्रोसेस यूज कर रहा है, तो दूसरा प्रोसेस क्या करेगा? वेट करेगा जब तक कि पहले का काम खत्म नहीं हो जाता। तो वी आर रिजर्विंग द डिवाइस। हम क्या कर रहे हैं? डिवाइस को रिजर्व कर दे रहे हैं कि वो एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे एंड अदर प्रोसेसेस विल वेट टिल द फर्स्ट वन गेट्स एग्जीक्यूटेड। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट एंड ये सारा काम करवाने का जो जिम्मा होता है वो किसका होता है? कर्नल का होता है, डिवाइस रिजर्वेशन का, ठीक है? एंड लास्ट आपका आता है आपका एरर हैंडलिंग। लास्ट क्या आता है आपका? लास्ट आता है आपका एरर हैंडलिंग। और एरर हैंडलिंग एंड आईओ प्रोटेक्शन भी साथ में मेंशन कर दिया है। तो एरर हैंडलिंग तो आपको पता है कि सिक्योरिटी तो भाई जरूरी है ना। तो कर्नल इंश्योर करता है कि जो आपकी आईओ डिवाइसेस हैं वो गलती से या मैलिकुलसली एक्सेस ना करें, ठीक है? तो मतलब आपका जो कर्नल है वो इंश्योर करता है कि जो आपकी आईओ डिवाइसेस हैं उनको कोई भी अनवांटेड वे में एक्सेस ना करे, अनवांटेड वे में एक्सेस ना करें। तो इसके लिए क्या होता है? एक तो आपका प्रोटेक्टेड मेमोरी यूज करता है, यानी आपकी जो मेमोरी है वो प्रोटेक्टेड रहती है ताकि आपकी जो एक प्रोसेस है वो दूसरे के डेटा को ना छेड़े। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्टेड मेमोरी वेयर एक प्रोसेस दूसरे के डेटा को ना छेड़ सके, इसलिए इस चीज को इंश्योर किया जाता है। और रेस्ट्रिक्टेड आईओ इंस्ट्रक्शंस यूज करता है जो सिर्फ ओएस कंट्रोल में होती है, ठीक है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड आईओ इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं जिनमें रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है जो कि सिर्फ ओएस के कंट्रोल में होती है। ओनली ओएस कैन कंट्रोल दैम, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो यहाँ पर जो आपका एरर हैंडलिंग का होता है, यानी कि कोई भी तरह की एरर हो या फिर आपकी प्रोटेक्शन का काम हो, यानी आपके जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं उन सब पर रोक लगाना, ये भी कौन करता है? आपका कर्नल करता है। वो भी कौन करता है? आपका कर्नल करता है। तो देखो, अगर आप समराइज करोगे तो मैंने आपको 6 फीचर्स बताए। मैंने आपको शेड्यूलिंग बताई, मैंने आपको बफरिंग बताया, मैंने आपको कैशिंग बताई, स्पूलिंग बताई, डिवाइस रिजर्वेशन बताया और आपको एरर हैंडलिंग या फिर उनके लिए प्रोटेक्शन बताया। और मैंने आपको शेड्यूलिंग में क्या बताया कि आपका जो कर्नल है वो आईओ का ऑर्डर डिसाइड करता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस का ऑर्डर, कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा। देन मैंने आपको बफरिंग में बताया कि डेटा टेम्परेरी स्टोर करते हैं, ठीक है? टेम्परेरी स्टोर करके रखते हैं ताकि जो आपकी स्पीड मिसमैच की इशू हो रहा था उसको सॉल्व करने के लिए। देन मैंने आपको कैशिंग में बताया क्या करते हैं हम, कि जो आपका डेटा बार-बार यूज हो ना उसकी कॉपी क्रिएट करके रख लेते हैं एज़ अ कैश मेमोरी के अंदर, ताकि हम उसको फास्टर एक्सेस कर पाएँ। देन मैंने आपको स्पूलिंग में बताया कि डिवाइसेस जो हैं उनके अंदर लाइक आपकी बहुत सारी जैसे डिवाइस है और आपकी बहुत सारी प्रोसेसेस है, तो उनको क्यू में रखा जाता है कि जैसे एक-एक करके वो आ सकती है सीक्वेंस में और एग्जीक्यूट होके जा सकती है। देन मैंने डिवाइस रिजर्वेशन बताया कि एक टाइम पर एक ही प्रोसेस डिवाइस को क्या कर सकती है? एक्सेस कर सकती है। एंड लास्ट में मैंने आपको बताया प्रोटेक्शन के लिए हम प्रोटेक्टेड थिंग्स यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रोटेक्टेड मेमोरी बताया ताकि और कोई जैसे कोई और प्रोसेस जो है वो एक प्रोसेस को ना छेड़े, ठीक है? या उसके डेटा को ना छेड़े, सिंपल। तो मैंने आपको यहाँ पर जो है सारी सर्विसेज बता दी विच आर प्रोवाइडेड बाय दी आपका कर्नल। तो ये सारी सर्विसेज आपको पता होनी चाहिए 6 की 6, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका आईओ बफरिंग का। अब आईओ बफरिंग जो है इसमें हम लोग जो है हमारी कहानी रिवॉल्व करेगी अराउंड बफर, अराउंड बफर। और मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले बफर बताया कि बफर क्या होता है? आपका एक तरह का स्टोरेज। क्या होता है? आपका स्टोरेज होता है। और अगर आप लोग ने मेरे साथ यूनिट 2 पढ़ी है, जिसने मुझसे यूनिट 2 पढ़ी है, वहाँ पर हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। याद है? प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, पीसी। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था कि आपका एक होता है प्रोड्यूसर और एक होता है आपका कंज्यूमर। प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? प्रोड्यूस करना। तो वो चीज़ों को क्या करता था? वो चीज़ों को प्रोड्यूस करके बफर के अंदर डालता था, प्रोड्यूस करके बफर के अंदर यानी कि आपके स्टोरेज के अंदर डालता था। और कंज्यूमर इस स्टोरेज वाली चीज़ को क्या करता था? खाली करता था। आपके बफर को खाली करता था बाय कंज्यूमिंग द डेटा, बाय कंज्यूमिंग द डेटा। इतनी सी चीज़ जो है वो आपकी हो रही थी। तो ये वाली जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई, यहाँ पर आपका जो है सिंगल बफरिंग का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपके पास जो बफर है वो सिर्फ क्या है? आपके पास एक बफर है। तो यानी आपके प्रोड्यूसर को बस एक ही बफर को फिल करना है और आपके कंज्यूमर को उस एक ही बफर को कंज्यूम करना है। तो दैट इज ओनली वन बफर। तो यहाँ पर आपको मैंने जो अभी पूरी कहानी बताई ये आपके सिंगल बफरिंग की थी, ठीक है? अब डबल बफरिंग में क्या होता है कि आपके पास आ गए 2 बफर। कितने बफर? 2। यानी आपके पास 2 स्टोरेज आ गए।
अब प्रोड्यूसर इसको फिल करेगा, कंज्यूमर इसको एम्प्टी करेगा, उतने में जब तक कंज्यूमर इसको एम्प्टी कर रहा हो उतने में जो प्रोड्यूसर है वो दूसरे वाले बकेट को फिल करेगा, और फिर जब कंज्यूमर आएगा तो वो उसको भी एम्प्टी करेगा, इतने में जो प्रोड्यूसर है वो आपका इस वाले को फिर से भर देगा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पर किसी भी तरह का जो है वेस्टेज नहीं हो रहा टाइम का, एक बफर खाली हो रहा है और जैसे ही तो प्रोड्यूसर जो उस बफर को भरने लग जा रहा है और कंज्यूमर जो है दूसरे वाले को एट द मीन टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई भी टाइम वेस्टेज नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रही है, पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है, एंड अल्टीमेटली जो आपकी स्पीड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एंड आपको बेटर जो है आपको रिजल्ट मिलने वाला है। बढ़िया। नेक्स्ट आता है सर्कुलर बफरिंग। अब सर्कुलर में क्या होता है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि फॉर लाइक लार्ज स्ट्रीमिंग वीडियोस में आपको ज़्यादा जो है ज़रूरत पड़ती है, आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, ज़्यादा अच्छी स्पीड चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर होते हैं मल्टीपल बफर्स, यहाँ पर खूब सारे बफर्स होते हैं। लाइक आप मान लो जैसे यहाँ पर ये 5 बफर है एंड ये सर्कुलर फॉर्मेट में ऑपरेट करता है। तो मान लो जैसे आपका प्रोड्यूसर है उसने यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया इसको, ठीक है। अब आपका कंज्यूमर क्या करेगा, इसको कंज्यूम करेगा, उतने में जो आपका प्रोड्यूसर है वो आगे वाली बफर्स को क्या करना चलेगा, भरने चल जाएगा। तो भरने चला जाएगा, इनको भी भरेगा, अब जब तक कंज्यूमर आएगा उसको ये भी मिलेगा, वो इसे कंज्यूम करेगा, फिर इसको करेगा, ऐसे करते करते जो आपका सर्कुलर फॉर्मेट में चीज़ें होती जाएंगी। एंड यू नो दैट कि यहाँ पर जो है आपकी जो वो है क्या कहते हैं स्पीड है वो डबल बफरिंग से भी ज़्यादा होगी। क्यों? बिकॉज वी आर हैविंग मल्टीपल बफर्स और मल्टीपल स्टोरेज। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड इसमें आइडल टाइम का मतलब क्या होता है, पहले तो वीडियो पॉज करके मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 बहुत बार ये बता चुका हूँ। आइडल टाइम यानी कि निठल्ले बैठे रहने का टाइम, ठीक है? जो वेल्ले बैठे रहते हो, दैट इज़ द आइडल टाइम। तो हम लोग कहते हैं बहुत सारी प्रोसेसेस पढ़ रहे थे टू रिड्यूस द आइडल टाइम ऑफ द सीपीयू। तो यहाँ पर भी आपका जो आइडल टाइम है वो रिड्यूस हो रहा है। आपके किसी भी प्रोड्यूसर कंज्यूमर में से कोई भी आपका खाली नहीं बैठ रहा, निठल्ला नहीं बैठ रहा, सारे के सारे लगे पड़े हैं, एक भरे जा रहा है, एक खाली करे जा रहा है। तो इससे आपकी जो ओवरऑल स्पीड है वो है बहुत ही फास्टर हो रही है। अब यहाँ पर आपके डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, सिंगल बफरिंग, डबल बफरिंग और सर्कुलर। अब तो आप खुद ही बता दोगे यार, सिंगल बफरिंग में एक बफर था, डबल में 2 एंड सर्कुलर में 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं बट इन सर्कुलर फॉर्मेट। सिंगल बफरिंग में पैरेललिज्म नहीं था। क्यों? पहले एक भर रहा था तब एक खाली कर रहा था, तो पहला वाला वेट कर रहा था। डबल और सर्कुलर दोनों में पैरेललिज्म है, एक साथ जो है भरना और खाली करना चालू हो रखा है। सिंगल बफरिंग की ऑब्वियसली परफॉर्मेंस लो होगी, डबल की मीडियम बट सर्कुलर की हाई। तो बड़े आसानी से आप लिख सकोगे। तो ये सारी कहानी थी, ये एडवांटेज पढ़ लेना। इट अवॉइड्स डेडलॉक, रिड्यूसेस वेटिंग टाइम, मैनेजेस स्पीड मिसमैच, इंश्योर करता है सेफर डिवाइस एक्सेस एंड हार्डवेयर एप्लीकेशन एरर्स को हैंडल करता है। तो ये कुछ एडवांटेज है। तो मैंने आपको कर्नल वाली सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। अब आपका रेड आएगा, यहाँ से आपकी कहानी थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी, क्योंकि अभी तक आपने जो टॉपिक पढ़े उनमें ज़्यादातर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, बट बहुत सारे टॉपिक को इंक्लूड करके आपका 7 मार्क्स का बन सकता है। जैसे कि आपका एक 7 मार्कर मैं बता दूँ, आपका बन सकता है क्या, ये जो मैंने आपको पढ़ाया था, कहाँ गया, ये जो मैंने आपको कैशिंग स्पूलिंग सब पढ़ाया था, कर्नल आईओ सब सिस्टम, तो आपके कर्नल की जो ऑपरेशंस हैं, सर्विसेज हैं, वो आ सकती है 7 मार्क्स में। अलॉन्ग विद दैट कुछ इंक्लूड कर देंगे, या फिर जो छोटी छोटी टर्म्स है, डीएमए, स्पूलिंग, बफरिंग, उन सबको कंप्राइज करके दे कैन फ्रेम अ 7 मार्कर क्वेश्चन। और आपका यहाँ से आ सकता है सिंगल, डबल और ट्रिपल सर्कुलर बफरिंग से, इनके बीच डिफरेंस बता दो, इनको एक्सप्लेन कर दो, तो ये सब भी आपका आ सकता है। अब आते हैं हम लोग रेड वगैरह जैसे कॉन्सेप्ट पर, और एक एक करके पढ़ते हैं। रेड क्या है, रेड के लेवल्स क्या हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखते हैं रेड को। सबसे पहले आपको रेड की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रेड की फुल फॉर्म समझोगे तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रेड का समझ में आ जाएगा। तो रेड की फुल फॉर्म क्या होती है, मेरे साथ ना आप एक काम करो, इसे कॉपी में लिखो। क्या होती है रिडंडेंट, मेरे साथ बोलो भी और लिखो भी। क्या होती है रिडंडेंट एरे ऑफ आई फॉर इंडिपेंडेंट और डी फॉर डिस्क। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वी आर हैविंग रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। अब सबसे पहले अगर आपने एरे जानते हो क्या होती है, तो एरे कुछ आपको इस तरह की दिखती है, राइट, कुछ इस तरह से दिखती है आपको एरे। अब एरे तो है ही, साथ में क्या है, इंडिपेंडेंट डिस्क की एरे है, और वो भी रिडंडेंट। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं कुछ डिस्क ले लूं और उनको ऐसे एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, देन यही क्या है आपका रेड, यानी कि रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। अभी जो मैंने आपको मीनिंग निकाल के दिया, ये मैंने इसके नाम से निकाला। आप समझते हैं कि इसका पर्पस क्या है, इसके हम लेवल्स पढ़ते हैं, और उन लेवल्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा डेटा स्ट्राइपिंग का या डेटा स्ट्रिपिंग का, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो ये यूज होता है फॉर स्टोरिंग द सेम डेटा इन डिफरेंट प्लेसेस। मतलब जब आप सेम डेटा को अलग अलग जगह पर स्टोर करके रखते हो, ताकि अगर मान लो एक जगह का डेटा लॉस हो भी गया तो आपके पास दूसरी जगह वो सेम डेटा स्टोर्ड होगा, सो दैट आपके पास कोई भी लॉस नहीं होगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो यहाँ पर नीड लिखी हुई है कि अगर मान लो आपकी कोई सिंगल हार्ड डिस्क फेल हो जाती है तो आपका सारा डेटा लॉस्ट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे मल्टीपल डिस्क का इस्तेमाल करोगे, ताकि जितने भी फेलियर्स होते हैं वो ना हो पाए, और आपका मतलब कोई मान लो कोई फेलियर होता भी है तो आपका डेटा लॉस ना हो, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊं आपको डेटा स्ट्राइपिंग का, ठीक है। अब ये क्या होता है, मान लो आपके पास 1 है, आपके पास 2 है, आपके पास 3 है, आपके पास 4 है, ऐसे करके आपके पास डेटा है। अब आप ये डेटा कैसे हैं, स्प्लिट हुए हैं।
ये डेटा क्या है आपके, मतलब एक जगह पर अवेलेबल है। अब इन डेटा को आप कलेक्ट करके सेगमेंट्स में डिवाइड कर दो। लाइक आप ऐसे करके इनको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दो कि 1, 2 ऐसे करके इनको सेगमेंट्स में आप डिवाइड कर दो। दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्राइपिंग। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ, मेरे साथ की टर्म्स बोलेंगे, स्प्लिटिंग डेटा को इनटू सेगमेंट्स, और स्प्लिट करने के बाद सेगमेंट्स में कन्वर्ट करने के बाद इनको हम स्टोर कर देंगे अक्रॉस मल्टीपल डिस्क। समझ में आ गई मेरी बात? अब ये स्ट्रिपिंग बिट लेवल भी हो सकती है, बाइट लेवल भी हो सकती है, ब्लॉक लेवल भी हो सकती है। ब्लॉक लेवल इज नथिंग बट द बहुत सारे जो बाइट्स हैं या बिट्स हैं वो मिलकर आपका ब्लॉक बनाते हैं। इट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ बाइट और बिट्स। तो अब हम देखते हैं रेट जीरो। अब इसके 0 to 6 लेवल्स हमें पढ़ने हैं, जिसमें कि सबसे पहले आप पढ़ोगे रेट जीरो। क्या पढ़ोगे? रेट जीरो, जिसे हम ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग भी कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये आपको टेबल की फॉर्म में दिख रही है, ये क्या है? आपकी डिस्क। इन्हें आप डिस्क मानो, ये आपकी क्या है? डिस्क। ये है आपकी डिस्क जीरो, ये है आपकी डिस्क वन, ये है आपकी डिस्क टू, और ये है आपकी डिस्क थ्री। ठीक है, बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, आपके पास कोई भी जैसे डेटा है ना, मान लो आपके पास 0 है, 1 है, 2 है, इससे लेके आपके पास ऐसे करते करते आपके पास 15 तक आपके पास डेटा है। अब आप क्या करोगे, एक डिस्क में आपने 0 डाल दिया, अगली में 1 डाल दिया, फिर अगली में 2 डाल दिया, फिर अगली में 3 डाल दिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से आप यहाँ पर जो एक डिस्क के अंदर जो है अपने डेटा को स्टोर करते हो। तो आपका डेटा जो है वो क्या हो रहा है? स्प्लिट तो हो रहा है। आपको दिख रहा है डेटा क्या हो चुका है? स्प्लिट हो चुका है इनटू ब्लॉक्स में, और फिर उनको आपने मल्टीपल डिस्क के अंदर स्टोर कर दिया। अब अगर कोई एक डिस्क फेल होगी तो आपके पास सारा डेटा आपका लॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास काफी सारा डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है। और परफॉर्मेंस क्या होगी? परफॉर्मेंस आपकी बहुत फास्टेस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो एग्जीक्यूशन जो हो रहा है वो काफी पैरेलल वे में हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका स्टोरेज स्पेस यूटिलाइजेशन है वो भी क्या हो रहा है? 100%। तो मेरे साथ कुछ की टर्म्स बोलो, जब आप रेट जीरो लेवल को एक्सप्लेन करोगे तब आप बताओगे कि जो आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है? आपकी नहीं, आपकी तो परफॉर्मेंस लो है। परफॉर्मेंस फास्टेस्ट किसकी है? रेट जीरो की। ठीक है, क्यों फास्टेस्ट है ये भी पता होना चाहिए। बिकॉज ऑफ द पैरेलल एग्जीक्यूशन, बिकॉज ऑफ द पैरेलल की स्पेलिंग गलत थी, बिकॉज ऑफ द पैरेलल एग्जीक्यूशन। बढ़िया। और स्टोरेज स्पेस यूटिलाइजेशन कितनी होती है इसमें? 100%। कितनी होती है? 100%। बस ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है रेट वन, मिररिंग। अब इसमें आता है मिररिंग। मिररिंग मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो ये एक डिस्क है, ठीक है, और ये आपकी एक और डिस्क है, और आपके पास यहाँ पर जैसे 0 स्टोर है, देन 1 स्टोर है, ऐसे यहाँ पर भी आपने 0 और 1 स्टोर कर रखा है। तो आपने देख रहे हो, आपने इसका सेम जो डेटा है वो इस वाली डिस्क के अंदर भी स्टोर कर रखा है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिररिंग। तो अब आप यहाँ पर अगर देखोगे तो आपके पास जैसे ये डिस्क 0 है, ये आपके पास डिस्क 1 है, ये 2 है, और ये आपके पास 3 है। बढ़िया। अब जैसे यहाँ पर डेटा 0 स्टोर हुआ है, 0, 2 तो 2, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है। मतलब वी आर जस्ट डूइंग द मिररिंग, है ना। हम लोग जो सेम डेटा है उसको 2 डिस्क में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब सेम डेटा को 2 डिस्क के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पर डेटा को क्या कर रहे हो? आप डुप्लीकेसी मेंटेन कर रहे हो। आप डेटा के डुप्लीकेट वैल्यू को क्या कर रहे हो? स्टोर कर रहे हो। तो ये जब कोई पूछे आपसे कि डुप्लीकेट डेटा कौन से वाले रेट लेवल में स्टोर करते हैं, तो मेजरली हम लोग रेट 1 में करते हैं। और यहाँ पर आपका जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो हाई होगा, क्योंकि आपको पता है एक डिस्क फेल होगी तो आपका डेटा लॉस तो नहीं होगा। बट यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या 100% होगी? नहीं। परफॉर्मेंस आपकी और आपका स्टोरेज यूटिलाइजेशन दोनों क्या हो गया? 50%। क्यों? एक तो आपका क्यों इसलिए क्योंकि जब आप रेट जीरो पढ़ रहे थे तो वहाँ इसमें 0, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 आ रहा था ना। अब कितना आ रहा है? 0 और 1। तो ऑटोमेटिकली जो आपकी परफॉर्मेंस है वो हाफ हो गई, और परफॉर्मेंस के साथ साथ स्टोरेज भी तो हाफ हो गई, क्योंकि आप स्टोर भी कर रहे हो उतने उतने ही स्पेस में, आप वहाँ पर डबल स्टोर कर सकते थे डेटा को, जितने में यहाँ पर आप 50% ही कर पा रहे हो। तो दैट इज दी ऑल फीचर्स ऑफ द रेड वन। अब बात करते हैं रेड टू। अब रेड टू में क्या आता है आपके पास? इट इज द बिट लेवल स्ट्राइपिंग विद पैरिटी। तो यहाँ पर आपके पास ये बिट्स तो है ही, साथ में आपके पास कुछ पैरिटी बिट्स भी है। क्या है आपके पास? कुछ पैरिटी बिट्स भी है। तो आपके पास ये नॉर्मल बिट्स है, लाइक A1 P1 C1 D1, A2 B2 C2 D2, A3 B3 C3 D3, और ये A4 B4 C4 D4। और यहाँ पर आपके पास क्या होती है? पैरिटी बिट्स होती हैं। पैरिटी बिट्स किस लिए यूज होती है? फॉर एरर करेक्शन वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एरर करेक्शन के लिए आपकी जो है पैरिटी बिट्स का इस्तेमाल होता है। तो डेटा जो होता है आपका स्प्लिट होता है एट बिट लेवल अक्रॉस मल्टीपल डिस्क। एक्स्ट्रा डिस्क होती है फॉर स्टोरिंग दी पैरिटी बिट्स, एंड पैरिटी बिट्स आर यूज फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, एंड रियरली यूज होती है इन प्रैक्टिस ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी। बट आप ध्यान रखना, जो आपका रेड 2 है ये काफी रियरली ही यूज होता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बढ़िया। नेक्स्ट रेड 3। रेड 3 को कहते हैं बाइट लेवल स्ट्राइपिंग विद पैरिटी। अब यहाँ पर बाइट लेवल स्ट्राइपिंग है, अभी हम ऊपर ब्लॉक लेवल पढ़ रहे थे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे आपका डिस्क 0 इसमें 15, 16, 17 ऐसे करके स्टोर्ड है पूरे, और साथ में एक डिस्क एक्स्ट्रा है फॉर पैरिटी, जहाँ पर आप देख रहे हो पैरिटी के अंदर आपने लिखा है 15, 16, 17। तो यहाँ पर जो डेटा होता है स्प्लिट होता है एट दी बाइट लेवल, एट दी बाइट लेवल। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द रेड 3, मतलब खासियत बेसिकली। और एक डेडिकेटेड डिस्क होती है, सिर्फ एक होती है फॉर पैरिटी, और इसके अंदर आपकी सारी पैरिटी इन्फॉर्मेशन होगी फॉर द डिस्क 15 में जो स्टोरेज डेटा, 16 डिस्क 0 में, डिस्क 1 में, डिस्क 2 में, तीनों के ही अंदर जो डेटा प्रेजेंट है एट अ पर्टिकुलर रो, उन सभी की पैरिटी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड होगी इन दिस पर्टिकुलर डिस्क। एंड डिस्क फेलियर को टॉलरेट कर सकता है एंड रिबिल्ड कर सकता है डेटा को। कैसे? यूजिंग पैरिटी। मान लो आपका जो है डेटा लॉस हो जाता है, तो आप यूजिंग पैरिटी बिट्स क्या कर सकते हो? अपने डेटा को रीफ्रेम कर सकते हो, यूं कह ले रीबिल्ड कर सकते हो।
क्या कर सकते हो, रीबिल्ड कर सकते हो। बढ़िया। तो अब यहाँ पे लिखा है अगर, लेकिन सुनो मेरी बात सुनो, अगर इनमें से कोई डेटा लॉस हुआ तो आप इनको रिकवर कर लोगे यूजिंग पैरिटी बिट्स, बट अगर पैरिटी बिट आपकी लॉस हो गई तो आप डेटा को रिकवर नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना इस बात को, तो इस पॉइंट को भी मेंशन करके आना कि अगर पैरिटी डिस्क की फेल हो गई तो रिकवरी तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट होता है ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग विद पैरिटी। अभी हमने बाइट लेवल स्ट्राइपिंग विद पैरिटी पढ़ी, अब ग्रेड 4 होता है आपका ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग विद पैरिटी। तो यहाँ पर आपकी ब्लॉक्स होती हैं, तो जैसे यहाँ पर आपका 0 है, फिर आपका 1 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 3 है, एंड यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक अलग से डिस्क है फॉर स्टोरिंग दी पैरिटी इन्फो। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, जैसे आपका रेड 3 था वैसे ही ये भी है, बट यहाँ पर ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग है। क्या है यहाँ पर, ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग, यानी कि एक एंटायर डिस्क जो है वो पैरिटी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रही है। और अगर डेटा डिस्क फेल होती है, आपकी जो डेटा डिस्क है वो फेल होती है, यानी कि वाली जो डेटा डिस्क है ये आपकी फेल होती है, तो आपकी जो पैरिटी है उसका इस्तेमाल कर सकते हो फॉर रिकवरी, अभी मैंने ऊपर बताया। बट अगर पैरिटी डिस्क फेल हो गई तो रिकवरी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन करी है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग बोलोगे ये क्या है, ये कुछ खास नहीं है, यहाँ पर आपकी बिट लेवल एक्सप्लेनेशन दे रखी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको इससे वैसे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यही डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। आपको पैरिटी बिट कैसे कैलकुलेट हुई उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपकी पैरिटी बिट की कैलकुलेशन है, इससे आपको मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रेड 5 ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग और विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। अब इसके नाम में काम छुपा है, यहाँ पर आपकी जो पैरिटी होगी वो कैसी होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी थ्रू द डिस्क, यानी कि अभी तक पैरिटी आपकी अलग से आपकी डिस्क होती थी, उसके अंदर आप स्टोर करके रखते थे, बट यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी नॉर्मल डिस्क है, जैसे डिस्क 0 हो गई, इसमें आप देख रहे हो पैरिटी बिट आपकी डिस्क 0 में भी है, डिस्क 1 में भी है, डिस्क 2 में भी है, डिस्क 3 में भी है और डिस्क 4 में भी है। तो आपकी जो पैरिटी बिट है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। बस इतना सा बात याद रखो कि इन रेड 5 आपकी जो पैरिटी बिट होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है थ्रू आउट ऑल द डिस्क, दैट्स इट। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप जान चुके हो। बेटर परफॉर्मेंस है देन रेड 3-4, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का बॉटल नेक नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी सिंगल पैरिटी डिस्क पर, यानी कि यहाँ पर लिख देना बॉटल नेक इज अ इंपॉर्टेंट टर्म, जिसे हम ओवरहेड कहते हैं। ठीक है, तो बॉटल नेक। एंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है रेड 6 ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग विद डबल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। अब यहाँ पर आपकी डबल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पर जो आपकी पैरिटी बिट्स होगी वो डबल डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, यानी आपका जो रेड 5 था उसी का क्या ये एक्सटेंशन है या फिर एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, जहां पर आपके 2 पैरिटी ब्लॉक्स होंगे हर एक डिस्क के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस डिस्क 1 के अंदर आपके पास 2 पैरिटी ब्लॉक हैं, डिस्क 2 में भी 2 हैं, डिस्क 3 में भी 2 हैं, डिस्क 4 में भी 2 हैं। तो हर एक डिस्क में आपके 2 पैरिटी ब्लॉक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखे हैं अक्रॉस ऑल द डिस्क। ठीक है, तो ये 2 डिस्क फेलियर को आराम से टॉलरेट कर सकते हैं, और स्लाइटली जो आपके स्लोअर होते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी जो राइट स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है ड्यू टू डबल पैरिटी। अब मुझे आप लोग क्या करोगे, अब मुझे आप लोगों से मैं आपको कुछ छोटे-छोटे से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और आप लोगों को आंसर देने हैं बिल्कुल ढंग से। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज़ करना है, आंसर करना है, उसके बाद वीडियो के आगे बढ़ना है। बिकॉज़ आई वांट टू फील यू गाइस इंटरैक्टेड। मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी इंटरैक्टिव लगे जो है वीडियो, और आप बोर ना हो। तो अब मेरे आंसर्स देना, जो मैं क्वेश्चन पूछूँगा स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक के आंसर जो है उनको बोलना है, देन वीडियो को कंटिन्यू करना है। फाइन? चलो स्टार्ट करते हैं। शुरू पूछूँ, वीडियो को पॉज़ करके आंसर देना पर। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, फुल फॉर्म ऑफ रेड क्या होती है? फुल फॉर्म, वीडियो पॉज करो, आंसर दो, उसके बाद आगे बढ़ना। कर लिया पॉज? क्या होती है? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ कि जो आपका कौन सा रेड का लेवल जो है वो मिररिंग प्रोवाइड करता है, विच रेड लेवल प्रोवाइड्स मिररिंग। वीडियो को पॉज करो, आंसर करो, आगे बढ़ो। कर दिया? कौन सा था? रेड 1। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना। कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रेड लेवल केवल पैरिटी का इस्तेमाल करता है, ओनली पैरिटी। करते वीडियो पॉज। कौन सा था? रेड 5, जहां पर पैरिटी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड थी। अच्छा, कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रेड का लेवल था जिसमें आप डबल पैरिटी बिट्स देख रहे थे हर एक डिस्क में। वीडियो पॉज करो, आंसर कर दिया। कौन सा था? रेड 6। ठीक है, इतने क्वेश्चन समझ में आ गए अच्छे से। तो यानी कि आपको रेड का काफी, अच्छा एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी पूछना है। ये बताओ कि आपका पैरिटी बिट का पर्पस क्या होता है। वीडियो को पॉज करो, आंसर दो। कर लिया पॉज। क्या होता था? एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी। क्या होता था? एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो अगर आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं तो भाई हैट्स ऑफ। ठीक है, अगर आपने सारे आंसर सही दिए हैं, बट मुझे पता है आप में से बहुत सारी जनता ऐसी है जिसने वीडियो पॉज भी नहीं करी होगी, जिसने सीधा सीधा क्वेश्चन है, अरे अरे आने दो, आंसर सुनेंगे आगे बढ़ेंगे, है ना, वन शॉट देख रहे हैं हम, क्यों रुक कर आंसर दे। ठीक है, कोई नहीं, जिन्होंने दिया उनके लिए हेड्स ऑफ है, बाकियों के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप लोग क्या करना, आप एक काम और कर सकते हो कि आप अपने सारे आंसर्स को कमेंट कर देना। ठीक है, अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो सारे आंसर्स, ऑल 5 मैंने पूछे थे, आप लोग 5 के 5 कमेंट कर देना आंसर्स। या फिर आप लोग ये भी बता सकते हो कि ड्यूरिंग आंसर्स आपने कितना सही बताया, लाइक 4 on 5 या 3 on 5 वगैरह। अब आते हैं थोड़े से चींदी टॉपिक्स पर, जैसे कि फाइल क्या होती है, फोल्डर क्या होते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। एंड अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी हो जिसे नहीं पता हो। ठीक है, कि फाइल क्या होती है, फोल्डर क्या होता है। आपको पता है फाइल क्या होता है?
फाइल आपका होता है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ डेटा। तो बहुत सारे डेटा आप स्टोर करते हो इनसाइड द फाइल एंड इसको आप सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आपका प्रेजेंट होता है, जैसे आपकी डिस्क वगैरह हो गए। और फाइल्स आपको पता है कि आप क्रिएट करते हो, मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह। एंड ये सब चीज़ें तो यार बेसिक है। तो अगर आपकी फाइल की डेफिनेशन देनी हो तो फाइल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जब आपने ये सुना होगा तो आपको क्लास 4th या 3rd का कंप्यूटर याद आया होगा। वहाँ पर आपको डेफिनेशन पढ़ाई जाती है ऐसी कुछ कि फाइल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, है ना, जो कि रिकॉर्ड होता है सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट, फाइल सिस्टम एंड ओएस रोल। ओएस किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? फाइल को क्रिएट करेगा, उन्हें स्टोर करेगा, उन्हें मैनेज करेगा। यार ये बेसिक चीज़ें, क्रिएट, स्टोर और मैनेज, ये सब, सॉरी, क्रिएट, स्टोर और मैनेज, ये तो मैंने आपको शायद यूनिट 1 में भी पढ़ा रखा है, फाइल मैनेजमेंट में, है ना। नेक्स्ट, आपकी फाइल्स बहुत तरह की होती हैं, जैसे आपकी टेक्स्ट फाइल होगी जिसको डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन के साथ एक्सेस करते हो। आपकी सोर्स फाइल होती हैं जैसे कि डॉट जावा, डॉट सी। आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं जो हमने सीखी थी, है ना। तो हमने यार ये सब सीख रखा है। कुछ आपके फाइल के एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब हर एक फाइल के अंदर जो है मेटा डेटा होता है, यानी उस डेटा का डेटा। मेटा डेटा क्या होता है आपका? डेटा का डेटा होता है। क्या होता है? डेटा का डेटा। बढ़िया। जैसे आपका नेम हो गया यानी फाइल का आइडेंटिफायर, टाइप हो गया यानी कि एक्सटेंशन क्या है आपकी, है ना, डॉट EXE है, डॉट TXT है, उसकी लोकेशन क्या है, मतलब स्टोरेज पाथ ऑन डिस्क, साइज क्या है, प्रोटेक्शन कैसे, मतलब उसमें परमिशन किस किस चीज़ की है, रीड की है, राइट की है, क्या है, क्रिएशन टाइम, कब फाइल बनी, ओनर कौन है उसका। फिर कुछ फाइल के ऑपरेशन होते हैं जैसे कि क्रिएट, रीड, राइट, प्रिंट, ये सब तो यार बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट, आपको डायरेक्टरी भी पता होगी। डायरेक्टरी कैसा होता है? इट्स लाइक अ फोल्डर, इसको आप समझ सकते हैं, फोल्डर जिसके अंदर आप बहुत सारा फाइल्स जो है उसको कलेक्ट करके रखते हो, तो स्टोर करके रखते हो, और यू कैन से दैट इट इज द कलेक्शन ऑफ फाइल्स। बढ़िया। अब आपकी जो डायरेक्टरी होती है इसकी आपकी क्या होती है? फर्दर सब डायरेक्टरीज होती हैं। क्या होती है? सब डायरेक्टरीज। तो वही बात है, डायरेक्टरी को समझ लो फोल्डर, क्या समझ लो? फोल्डर। और आपका सब डायरेक्टरी हो गई आपकी फाइल्स। बस एज सेट है बिल्कुल सब कुछ। अब जैसे आपके डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर दे रखे हैं, तो यहाँ पर पहला, एक सेकंड, पहला दे रखा है आपका सिंगल लेवल डायरेक्टरी। सिंगल लेवल डायरेक्टरी मतलब आपकी रूट डायरेक्टरी है। समझ लो ये आपका फोल्डर है, हेलो वाला फोल्डर है, और इस हेलो वाले फोल्डर के अपने अंदर फाइल बना रखी है। ये हेलो डॉट जा, हेलो 1 डॉट जावा, हेलो 2 डॉट जावा, हेलो 3 डॉट जावा, हेलो 4 डॉट जावा। नेक्स्ट, टू लेवल डायरेक्टरी। अब यहाँ समझो आपके पास क्या है कि आपका रूट है डायरेक्टरी, उसके अंदर आपने फर्दर दो सब डायरेक्टरीज बनाई, यूजर 1 और यूजर 2। अब इस यूजर 1 की खुद की कुछ सब डायरेक्टरीज है F1 F2, और यूजर 2 की खुद की कुछ सब डायरेक्टरीज है F1 और F3। नेक्स्ट आता है ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे मल्टीपल होता है, लाइक आपके यहाँ पर जैसे आपका रूट डायरेक्टरी है, अब रूट के फर्दर यूजर 1 है और यूजर 2 है। अब यूजर 1 की खुद की डायरेक्टरी है प्रोजेक्ट्स और डॉक्स की, और यूजर 2 की है रिपोर्ट्स। अब प्रोजेक्ट की भी खुद की सब डायरेक्टरी आपकी F1 है और डॉक की F2 है। इसी तरह से रिपोर्ट की सब डायरेक्टरी F3 है। देखो कितना सिंपल है, बिल्कुल ही बेसिक है। ए साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी, इसमें क्या होता है कि आपका ए साइक्लिक ग्राफ बन रहा होता है, या आपकी जो फाइल और डायरेक्टरी है वो मल्टीपल लोकेशंस में अवेलेबल होती है। बस इतना याद रख लो और आपका काम बन जाएगा। जब आप ए साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बताओगे तो आपको बस इतना बता देना है कि यहाँ पर जो आपकी फाइल और डायरेक्टरी है, इट कैन अपीयर इन मल्टीपल लोकेशंस एंड इट इज शेयर्ड अमंग द यूजर, एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं अपने बढ़िया बढ़िया एक, अब देखो आपके जो, अब आते हैं मेन टॉपिक्स पर। मतलब अभी भी जो हम पढ़ रहे थे वो मेन थे, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, बट अब एकदम ही मेन वाले पे पढ़ते हैं, जिनके मैं सीधा सीधा मैंने AKTU के आए हुए क्वेश्चन लिख रखे हैं, जो कि 7-7 नंबर के आपके पूछे गए थे। तो आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इनको हम सीधा AKTU के क्वेश्चन से कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका टॉपिक है फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन सिक्योरिटी, तो ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में। तो इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे। 7 नंबर में आपका थियोरेटिकल आंसर लिखना होगा आपको इसका। और लिंक्ड फाइल एलोकेशन मेथड पूछा था, इसको भी अभी देखेंगे। तो सबसे पहले तो फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन क्या करेगा? नाम में काम छुपा है, आपकी फाइल को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम दी अनऑथराइज्ड यूजर, फ्रॉम दी अनऑथराइज्ड यूजर, है ना, अनऑथराइज्ड यूजर या एक्सेस से आपकी जो फाइल है उसको प्रोटेक्ट करेगा। बढ़िया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि एक्सेस कंट्रोल डिफाइन करेगा कि कौन रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, डेटा को एग्जीक्यूट कर सकता है। यूजर ऑथेंटिकेशन, यानी कि किसी भी यूजर को एक्सेस देने से पहले उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म करेगा, उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म करेगा बिफोर ग्रांटिंग दी एक्सेस। नेक्स्ट, ऑथराइजेशन का क्या मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर यूजर के पास कौन सी फाइल्स का एक्सेस है, यानी उस पर्टिकुलर यूजर जिसको आपने ऑथेंटिकेट किया है उसके पास किन किन रिसोर्स का एक्सेस है, वो ऑथराइजेशन के अंदर डन होता है। देन फाइल परमिशन आपको पता है, रीड की हो सकती है, राइट की हो सकती है, या फिर एग्जीक्यूट की हो सकती है। रीड मतलब कंटेंट देख कौन सकता है, राइट मतलब कौन मॉडिफाई कर सकता है, एग्जीक्यूट मतलब कौन उसको एज अ प्रोग्राम रन कर सकता है या एज अ स्क्रिप्ट रन कर सकता है। इनक्रिप्शन आपको पता है कि हम इनक्रिप्ट कर देते हैं डेटा को, है ना, आप डेटा को इनक्रिप्ट करते हो इनटू अ साइफर टेक्स्ट, और उसको सिर्फ जो है उसकी की जिसके पास होगी वही उस पर्टिकुलर साइफर टेक्स्ट को क्या कर सकता है? डिकोड कर सकता है। तो दैट इज अनक्रिप्शन, यानी फाइल को आप एक अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। दिस अनरीडेबल फॉर्म इज नथिंग बट साइफर टेक्स्ट, ठीक है, साइफर टेक्स्ट। बढ़िया। और इससे क्या होता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस से चीजें प्रिवेंट होती है। नेक्स्ट आता है आपको ऑडिट एंड लॉगिंग, यानी आपकी जो फाइल एक्सेस है उसका ट्रैक रखना एंड उसकी मॉडिफिकेशंस का ट्रैक रखना कि वो फाइल मॉडिफाई तो नहीं हो गई। एंड नेक्स्ट आता है सिक्योर डिलीशन, यानी कि इंश्योर करना कि जो आपकी डिलीटेड फाइल्स है वो रिकवर हो सके बाय ओवरराइटिंग द डेटा, एज सिंपल एज दैट।
नेक्स्ट आता है, अब ये मुझे लगता है सारे पॉइंट्स बहुत ईजिली क्लियर हो गए होंगे क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल वे में बता दी। अब इससे आसान भाषा में क्या बताऊँ, है ना? अब नेक्स्ट आता है आपका लिंक्ड फाइल एलोकेशन मेथड। वैसे तो आप इसको एक और क्वेश्चन में पढ़ोगे, बट देख लेते हैं इसको भी। जैसे इसका डायग्राम है लाइक दिस। देखो, आपके पास क्या है, काफ़ी सारे यहाँ पर आपको डेटा सेगमेंट्स दिख रहे होंगे या डेटा दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको लिंकेज दिख रही होगी, राइट? तो आपकी हर एक फाइल या यूँ कह लें आपका जो डेटा है, वो आपका ब्लॉक्स में स्टोर्ड है। क्या है आपका? इन ब्लॉक्स में स्टोर्ड है। अब मेरी बात समझो, अगर आप लोगों को आपने यूनिट 4 पढ़ी थी, तो यूनिट 4 में हमने एक सिचुएशन पढ़ी थी कि मान लो आपके पास जो डेटा है, मान लो आपके पास डेटा है और उस डेटा को आपको उस डेटा को स्टोर करना है। क्या करना है? स्टोर करना है। बट आपको दिख रहा है कि कोई भी कंटिन्यूअस मतलब स्टोरेज तो है, मेरी बात सुनो पहले। स्टोरेज तो है, मतलब आपके पास डेटा स्टोर करने की जगह तो है, बट वो कंटिन्यूअस नहीं है। याद आ रहा है कुछ-कुछ? याद आ रहा है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन ये सब याद आ रहा है? कि आपके पास कंटिन्यूअस जगह नहीं है। मतलब आप लाइक आपका मान लो ये है, ये 50 एमबी का है, खाली एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? 50 एमबी का है। अब आपको इसे स्टोर करना है, पूरा 50 एमबी स्टोर नहीं कर सकते। मतलब आपके पास जगह तो है बट वो स्कैटर्ड है, कि जैसे आपके पास इस पर्टिकुलर एरिया में 10 एमबी की जगह है ना? 10 एमबी आप यहाँ रख सकते हो, 20 एमबी आप यहाँ रख सकते हो। कुछ इस तरह से आपका जो है डेटा जो है वो स्कैटर्ड है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप इन डेटा को जहाँ जितना स्टोरेज अवेलेबल है वहाँ स्टोर करोगे और फिर आप बाद में क्या कर दोगे? इन्हें लिंक कर दोगे। इन्हें लिंक कर दोगे। जैसे 10 यहाँ कर लिया, 20 यहाँ कर लिया, मान लो 10 यहाँ था, 10 आपने यहाँ कर लिया, कितना बचा? 10, 20, 30, 10, 40, 10 यहाँ है। ठीक है? तो ऐसे आपने अलग-अलग जगह पर जो है स्कैटर्ड फॉर्म में डेटा को स्टोर कर लिया। अब आप क्या करोगे? इनको आपस में लिंक कर दोगे। इसको इससे करा और फिर इसको इससे करा। तो आपका सारा डेटा क्या हो चुका है? आपस में लिंक्ड हो चुका है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक्ड एलोकेशन। वही हमने किया है कि जैसे आपके पास सारा डेटा जो है आप एक साथ एक जगह पर अवेलेबल नहीं करवा सकते, तो आप क्या करोगे? उन्हें स्कैटर्ड वे में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आप अपनी डेटा को स्कैटर्ड वे में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, स्कैटर्ड कर दोगे एंड देन अल्टीमेटली उनमें लिंकेज प्रोवाइड कर दोगे टू मेक श्योर द कंप्लीट डेटा इज इंटैक्ट। एज सिंपल एज दैट। डायग्राम समझ में आ गया ना? तो बस थ्योरी पढ़ लेना बैठ के। वही जो कहानी मैंने बताई है वही ये सॉल्व कर रहा है। एडवांटेज समझ लो इसका, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ये रिड्यूस कर रहा है। हमने पढ़ी थी ना एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, वही कंडीशन है कि आपके पास स्टोरेज तो है बट वो कैसी है स्टोरेज आपकी? वो आपकी कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, या यूं कह ले स्कैटर्ड है। ठीक है? तो इसका हमने सोल्यूशन बना लिया कि हम अलग-अलग जगह पर स्टोर करें एंड देन उनके बीच में क्या प्रोवाइड कर दें? लिंकेज प्रोवाइड कर दें। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। AK2 में आया था कि आपको डिस्क स्टोरेज और डिस्क शेड्यूलिंग बताना है। अब देखो डिस्क शेड्यूलिंग का ना न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत सारे, FCFS, SRTF वगैरह होता है। तो हम क्या करेंगे? हम जितने भी आपकी कंप्लीट यूनिट 1 टू यूनिट 5 आपके जितने भी न्यूमेरिकल हैं, ध्यान से सुन लो, फिर बाद में कमेंट करते हो भैया आपने न्यूमेरिकल नहीं कराया, भैया आपने ये नहीं कराया, है ना? FCFS कहाँ है? स्कैन कहाँ है? सी स्कैन कहाँ है? तो मेरी बात सुन लो, एक वीडियो आएगी, डेडिकेटेड वीडियो फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 5 जो आपके न्यूमेरिकल पर ही बेस्ड होगी एंड उसमें हम सारे न्यूमेरिकल ही कवर करेंगे। ठीक है? वैसे तो मैंने यूनिट 3 और 4 के आपको कुछ-कुछ करवा दिए हैं इंपॉर्टेंट, बट मैंने सोचा है कि हम एक डिटेल वीडियो लाएँगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल कवर करेंगे, सो दैट आप जो है एक ही जगह पर सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएँ और आप जब पहले थ्योरी वाइज सीक्वेंस में कवर कर लो सारी यूनिट्स, देन आप एक न्यूमेरिकल वीडियो देखो और आप लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील हो कि हाँ जी, मैं तो तैयार हूँ एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए आपके लिए न्यूमेरिकल की वीडियो एक डेडिकेटेड आएगी, उसमें हम लोग वो जो स्कैन, सी लुक वगैरह है, उस सबके न्यूमेरिकल कवर कर रहे होंगे, तो आपको कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है? मैं हूँ ना? अब देखो, डिस्क स्टोरेज एंड डिस्क शेड्यूलिंग। अब डिस्क स्टोरेज का मतलब क्या है? इट रेफर्स कि आपका जो डेटा है वो किस तरह से स्टोर है एंड ऑर्गेनाइज्ड है फिजिकल डिस्क के अंदर, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव्स हो सकती है। ठीक है? अब डिस्क स्ट्रक्चर, जो आपका हार्ड डिस्क होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा प्लेटर्स होते हैं, यूँ कह लें सर्कुलर डिस्क होती हैं एंड हर एक प्लेटर को आप सिलेंडर्स में डिवाइड करते हो, ट्रैक्स में डिवाइड करते हो एंड सेक्टर्स में। आई रिपीट, देयर आपकी जो हार्ड डिस्क होती है इसके अंदर एक या एक से ज्यादा प्लेटर्स होते हैं या फिर सर्कुलर डिस्क होती है, एवरी प्लेटर इज डिवाइडेड इनटू आइदर सिलेंडर्स, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। अब आपके ट्रैक क्या होते हैं? ट्रैक आप कह सकते हो, देखो ट्रैक का मतलब क्या होता है? पाथ। तो इट इज अ सर्कुलर पाथ ऑन द सर्फेस ऑफ द डिस्क, यानी डिस्क की सर्फेस पर जो सर्कुलर पाथ होता है जहां पर डेटा मैग्नेटिकली रिकॉर्डेड होता है। क्या बोला मैंने? डेटा को मैग्नेटिकली रिकॉर्ड करते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर सर्फेस ऑफ द डिस्क विच इज कॉल्ड दी ट्रैक। बढ़िया। नेक्स्ट आता है सेक्टर। सेक्टर के नाम से पता चला इट्स अ काइंड ऑफ डिवीजन। तो यस, ये जो आपका ट्रैक है यानी कि आपका जो सर्कुलर पाथ है उसका सब डिवीजन होता है आपका सेक्टर, एंड इसके अंदर टिपिकली 512 बाइट से लेके 4096 बाइट्स ऑफ डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हो। सिलेंडर क्या होता है? ये जो आपने ट्रैक पढ़ा सर्कुलर पाथ, इनका सेट होता है, तो इट इज द सेट ऑफ ट्रैक्स एंड ऐसी ट्रैक्स जिनका सबका रेडियस क्या होगा? सेम होगा। मींस सारे सर्कल्स का जो साइज है, रेडियस जो है वो आपका सेम है। एंड नेक्स्ट आता है रीड राइट हेड, दैट इज माउंटेड ऑन अ मूविंग आर्म टू रीड राइट। अच्छा, ये किस लिए होता है? इट इज माउंटेड जो भी आपका मूविंग आर्म होता है उस पर, किस लिए? टू रीड और राइट द डेटा फ्रॉम द डिस्क सर्फेस। तो आपका मेजर वैसे ट्रैक है, सेक्टर है और सिलेंडर है। ट्रैक मैंने बताया सर्कुलर पाथ है, उनका सेट जो है सेम रेडियस का वो आपका सिलेंडर है, एंड ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रैक आपकी जो सब डिवीजन होती है वो होती है आपकी सेक्टर, विच इज टिपिकली स्टोरिंग 512 बाइट्स और 4096 बाइट्स ऑफ डेटा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट होता है डिस्क एक्सेस टाइम। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है आपका सी टाइम
प्लस आपका रोटेशनल लेटेंसी प्लस आपका ट्रांसफर टाइम। कई बार आपसे 2 नंबर में सीक टाइम और आपका रोटेशनल लेटेंसी पूछ लेते हैं। लेटेंसी मतलब क्या होता है, आपका डिले होता है, ध्यान रखना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सीक टाइम। सीक टाइम होता है कि कितना टाइम लगा टू मूव द रीड राइट हेड टू द रिक्वायर्ड ट्रैक। मतलब जो आपका ट्रैक है सर्कुलर, इसमें जो आपका रीड राइट हेड था, उसको मूव करने में, टू परफॉर्म द रीड राइट ऑपरेशन कितना टाइम लगा, दैट इज द सीक टाइम, दैट इज द सीक टाइम। और ये काफी टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है फॉर एक्सेसिंग। नेक्स्ट आता है रोटेशनल लेटेंसी। लेटेंसी मतलब डिले, तो कितना टाइम लगेगा फॉर द डिजायर्ड सेक्टर टू रोटेट अंडर द हेड। मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर या सेगमेंट को या डिवीजन को ओवर दी आपका ट्रैक कितना टाइम लगेगा टू रोटेट दी हेड, टू रोटेट दी हेड। एंड नेक्स्ट आता है ट्रांसफर टाइम, यानी कि वो टाइम जो आपका एक्चुअली में लग रहा है टू ट्रांसफर द डेटा, यानी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ डेटा में कितना टाइम लग रहा है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट ये थी हमारी कहानी, नेक्स्ट मेरी जुबानी। अब आते हैं डिस्क स्केड्यूलिंग पर। तो डिस्क स्केड्यूलिंग मतलब जब बहुत सारे मल्टीपल आईओ रिक्वेस्ट जो है वो डिस्क पर कर रहे होते हैं, मतलब बहुत सारे आपके आईओ रिक्वेस्ट आ रहे हैं टू द डिस्क, तो आपका डिस्क स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि उन आईओ रिक्वेस्ट को किस ऑर्डर में सर्व करना है, यानी कि कौन सा आईओ रिक्वेस्ट पहले आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इससे आपका जो सीक टाइम है वो मिनिमाइज होता है। ये थ्रूपुट और एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है एंड स्टारवेशन को अवॉइड करता है। तो देखो वही एल्गोरिथम जो मैंने बताए थे, एफसीएफएस, एसएसटीएफ, स्कैन, सी स्कैन और लुक और सी लुक, इनको हम डिटेल में जब इनको न्यूमेरिकल करेंगे ना, तभी आपको इनकी थियरी भी समझ में आ जाएगी। तो अभी आप इनको रीड कर लो, जब इनके हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो आपको न्यूमेरिकल करोगे तभी इनका समझ में आएगा। ऐसे आपको मैं थियरी बता भी दूंगा तो आपको कितना ही समझ में आएगा। जब आप एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे और वो कंप्लीट समझोगे, देन ओनली यू विल गेटिंग दिस पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फाइल कॉन्सेप्ट। मैं आपको ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें आपको क्या करना है, फाइल, डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, सब कुछ वो सब एक्सप्लेन करना है जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था चीनी टॉपिक कह के। देखो 7 नंबर में आ गया चीनी टॉपिक, तो इसको अच्छे से कर लेना। आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन है नया 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 क्वेश्चन? नहीं, सारे अच्छा। एक चीज़ यहाँ पर नई है जो मुझे दिख रही है, क्या कि यहाँ पर फाइल ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेस मैकेनिज्म बताना है। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन समझ गए तो एक्सेस समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आता है आपका सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सीक्वेंशियल नाम में काम चुका है, जो आपका काम होगा वो एक लीनियर सीक्वेंस में हो रहा होगा, आपका लीनियर सीक्वेंस में हो रहा होगा। तो बेसिकली आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, डेटा होता है, वो स्टोर्ड होता है एक के बाद एक लीनियर सीक्वेंस में। ठीक है, और जो डेटा एक्सेस होता है वो सेम ऑर्डर में होता है। जैसे स्टोर करते जाओगे वैसे ये आपका एक्सेस करते जाओगे। इसका एग्जांपल आपका पेरोल सिस्टम होता है। ठीक है ना, जो आपके पेरोल सिस्टम्स होते हैं वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। दैट इज डेटा इज बीइंग एक्सेस्ड इन द सेम ऑर्डर, एंड जो आपके रिकॉर्ड स्टोर होते हैं वो भी एक के बाद एक होते हैं। काफ़ी सिंपल है टू इम्प्लीमेंट एंड लार्ज बैच प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है एंड सूटेबल नहीं रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए। तो ये था हमारा सीक्वेंशियल। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या करते हैं कि जो रिकॉर्ड होते हैं उनका हम रैंडमली स्टोर करते हैं। रिमेंबर यार, ये चल गया, क्या करते हैं, रैंडमली स्टोर करते हैं, सीक्वेंस में नहीं, रैंडमली स्टोर करते हैं। और एक यूनिक की होती है जो कि हेल्प करती है टू एक्सेस देम डायरेक्टली। तो हम रैंडम लोकेशंस पर क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स को स्टोर कर देते हैं, डेटा को स्टोर कर देते हैं, एंड देयर इज अ की, देयर इज अ की विच इज यूनिक की, एंड इट हेल्प्स टू एक्सेस देम डायरेक्टली। जैसे अगर आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड होता है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो यूजिंग रोल नंबर। मुझे जानना है कि किसी फलाना बच्चे के 49 मार्क्स किस सब्जेक्ट 49 मार्क्स आए हैं मैथ्स में, तो उस बच्चे का रोल नंबर क्या है, मतलब मुझे उसको एक्सेस करना है। ठीक है, उस फलाना बच्चे का, तो मैं उस फलाना बच्चे का रोल नंबर जानता हूँ कि उस फलाना बच्चे का रोल नंबर ढिमकाना है, तो मैं उसके ढिमकाना रोल नंबर पे जाऊंगा और उस फलाना बच्चे का जो है रोल नंबर की मदद से जो मार्क्स है वो एक्सेस कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर इसके एडवांटेज है, उसके डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आता है इंडेक्स फाइल एलोकेशन। अच्छा, इनके डायग्राम मैंने बना रखे हैं क्या यहाँ पर, हाँ बना रखे हैं, बट आगे देखेंगे। देखो इंडेक्स फाइल एलोकेशन में क्या होता है आपका, इधर देखो। इंडेक्स फाइल एलोकेशन में आपका इंडेक्स क्रिएट होता है जो मैप करता है आपके कीज को टू द लोकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। यानी आपके जो इंडेक्स है वो बनते हैं जो आपके कीज को रिकॉर्ड से, आपके कीज को आपके रिकॉर्ड्स से मैप करते हैं। बस समझ गए। इसके एग्जांपल में आपका लाइब्रेरी कैटलॉग सिस्टम लिखकर आ जाना। एडवांटेज में फास्ट एक्सेस सर्चिंग है, इजियर इंसर्शन डिलीशन है। डिसएडवांटेज में लिख देना कि एक्स्ट्रा मेमोरी लग रही है, किसके लिए, इंडेक्स के लिए। जैसे ही कोई नया बंदा आता है उसके लिए एक्स्ट्रा मेमोरी लग जाती है ना, तो ये तो डिसएडवांटेज हो ही गया खुद में ही एक। अब जो आपने फाइल ऑर्गेनाइजेशन के पढ़े हैं ना, वही आपके एक्सेस के भी है। अब एक्सेस भी आप सिक्वेंशियल बेसिस पे कर सकते हो, यानी कि सीक्वेंस में, लीनियर फॉर्म में, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। डायरेक्टली कर सकते हो, आपको मैंने बताया था अभी डायरेक्ट एक्सेस, तो आप डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो थ्रू द कीज, मैंने बताया था ना। और इंडेक्स में आपके क्या होता है, आपके पास इंडेक्स होते हैं। क्या होता है आपके पास, इंडेक्स। तो यहाँ पर इंडेक्स का इस्तेमाल होता है क्योंकि हमने इंडेक्स की मदद से क्या करी थी, मैपिंग करी थी। अब इंडेक्स की मदद से हम एक्सेस करेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप इसको समझ गए कि जो आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशन थी वो, तो आप इससे आपके फाइल एक्सेस मेथड्स के भी नाम है। ठीक है, आगे तो देखो कितना इजी 7 नंबर का क्वेश्चन आपका आया था। अब यहाँ पर आपको कंपेयर कॉन्ट्रास्ट बोला था डिस्क स्टोरेज टेक्नोलॉजीज को, स्पेशली एचडीडी और आपका एसएसडी। सबसे पहले फुल फॉर्म बता देना, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। फिर नेक्स्ट बता देना, ये मैग्नेटिक प्लेटर्स का इस्तेमाल करता है, कि जो आपकी सर्वर डिस्क है, ये आपकी एनएनडी फ्लैश मेमोरी।
ये आपके मैग्नेटिक प्लेटर्स का और ये आपके फ्लैश मेमोरी का यूज़ करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं जैसे कि आपके स्पिनिंग डिस्क वगैरह, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। ये स्लोअर होता है, एसएसडी फास्टर होती है। इसका एक्सेस टाइम हायर होता है, इसका एक्सेस टाइम लोअर होता है। ज़्यादा होगा एक्सेस टाइम, जब वो ज़्यादा टाइम लेगा एक्सेस करने में तभी तो स्लो होगा अल्टीमेटली परफॉर्मेंस वाइज। ये मैकेनिकल फेलियर से प्रोन होता है, मतलब ये जल्दी है, इसमें मैकेनिकल फेलियर ज़्यादा होने की संभावना ज़्यादा होती है, जबकि ये मोर ड्यूरेबल है। एंड नेक्स्ट, इट कंज्यूम्स मोर पावर, इट कंज्यूम्स लेस पावर। इसमें नोट ये क्या करता है, ये नोटिसेबल नॉइस प्रोड्यूस करता है, मतलब इतनी नॉइस प्रोड्यूस करता है कि नोटिस की जा सके, जबकि बिल्कुल ही साइलेंट होता है, नो नॉइस। ये वेट में हेवियर होता है, ये लाइट वेट होता है, ये चीपर है बट ये मोर एक्सपेंसिव है। पर जीबी बता रहा हूँ मैं, ओवरऑल नहीं बता रहा, ठीक है। पर जीबी दिस इज चीपर एंड दिस इज मोर एक्सपेंसिव। एंड यार ये रीड कर लेना, तो पूरी थियरी है, इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। अब आते हैं लास्ट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का। इसमें आप ना बिल्कुल ढंग से डायग्राम बना के जरूर आना। इसमें आपको कंटीन्यूअस एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन एंड इंडेक्स लिंक्ड, जिसमें से लिंक्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब कंटीन्यूअस समझो। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में हमने क्या बना रखे हैं, ऐसे ब्लॉक्स बना रखे हैं, ऐसे ब्लॉक्स बना रखे हैं। अब इसकी थ्योरी पर चलो। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी एंटायर फाइल होती है उसको कंटीन्यूअस ब्लॉक्स के अंदर स्टोर करते हैं। मतलब जैसे आपकी एक फाइल है, एक पूरी फाइल है, और मैंने इसको कंटीन्यूअस ब्लॉक्स की, ये पूरा आपका जो है एक पूरा बाहरी पार्ट है, एंड ये आपके जो है ब्लॉक्स हैं। तो ये कंटीन्यूअस है, मतलब एक के बाद एक है, दे आर एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो एक के बाद एक है, और ऐसे ब्लॉक्स में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अपनी ओवरऑल फाइल यानी कि डेटा को। तो ये आपके कंटीन्यूअस ब्लॉक्स होते हैं। तो ये जो आपका बाहर वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि दे आर कंटीन्यूअस, और इनको कंटीन्यूअस जो है एलोकेट किया गया फॉर अ पर्टिकुलर फाइल स्टोरेज या फॉर अ पर्टिकुलर डेटा स्टोरेज। एज इजी एज दैट। नेक्स्ट आता है लिंक्ड, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यहाँ क्या करते हैं हम, जितना स्पेस मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को क्या करते जाते हैं, स्टोर करते जाते हैं, एंड एंड में क्या कर देते हैं, एंड में हम इनको लिंक कर देते हैं, इनको लिंक कर देते हैं। एंड लास्ट आपका आता है इंडेक्स्ड एलोकेशन, जिसमें क्या होता है कि आपकी इंडेक्स प्रोवाइड्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक स्पेशल इंडेक्स ब्लॉक सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 19 एक स्पेशल इंडेक्स ब्लॉक सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने 19 कर लिया, और इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, इसी के थ्रू हम सारे ब्लॉक एड्रेसेस को जो है, इसके अंदर सारे ब्लॉक एड्रेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो यूजिंग दैट वी कैन एक्सेस एवरी अदर block, we can access every other block. So there is a special index block which is this special index block which contains the address of the all other blocks. तो उनसे हम इसको लिंक कर देते हैं that it contains the address of all other blocks. तो यहाँ पर हम ऐसे लिंक कर रहे थे कि एक के बाद एक, यहाँ पर एक स्पेशल आपका सिंगल ब्लॉक है which is containing the address of the remaining blocks. As simple as that. तो विद दिस हमने सक्सेसफुली यूनिट 5 जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो हमारी जो यूनिट 5 है वो एंटायरली हमने कंप्लीट कर ली है। बाकी आपके न्यूमेरिकल तो अलग से आ ही जाएंगे, उसमें हम सारी यूनिट की न्यूमेरिकल अलग से करेंगे। तो आपकी यूनिट 5 बिल्कुल हो चुकी है कंप्लीट, और ऐसे वैसे कंप्लीट नहीं, बिल्कुल ढंग से, है ना, बहुत ही ढंग से। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा वीडियो, और अपने जो आंसर्स मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनके कमेंट करना ज़रूर मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना उनके आंसर कमेंट करना। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछना, नोट्स चाहिए हो तो वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और मैं अब आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। दिस इज मी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बस बाय।